अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज तो आपको खुश होना चाहिए। आप इतनी डल, अफसुर्दा और इस कदर वो क्या कहते हैं धीमी क्यों है भाई? नहीं खुशी मनाएं। हाँ। किस चीज़ की वैसे? खुशी की खबर आई है। वो क्या? सुबह ही सुबह अच्छा, वो क्या? 5 बजे पाकिस्तान ने कारनामा सर अंजाम दिया है। अल्लाह खैर आपको करे। पता ही ना चला कि क्या हो रहा है इस दुनिया में। 5 बजे वो कारनामा शुरू हुआ है सुबह। और जी बिल्कुल, और 8:30 बजे वो कारनामा मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी है। दुनिया को पता ही नहीं है बहुत सारे लोगों को अभी तक तो क्या आप बताएंगे ना? नहीं तो मेरा काम हाँ, बताना। अच्छा, दुनिया को थोड़ी पता होना है, वो कोई आप बताएंगे। तो आपको भी पता होना चाहिए। नहीं, मुझे हल्का सा आइडिया है। हल्का आइडिया का, हल्की आंच पे नहीं था, वो फुल आंच पे था। वो प्रॉब्लम जो था वो उन्होंने खत्म कर दिया। बहुत मैं दरअसल उस मतलब वक्त सो रही थी, ब्यूटी स्लीप ले रही थी, तो इसलिए क्या होती है वो जिसके बाद आप ब्यूटीफुल लगते हैं। अल्लाह माफ करे, खुदा की कसम, ये इसको ना ख्वाब गफलत कहते हैं। ख्वाब गफलत में आप सो रिजुविनेट होती है आपकी स्किन। ये तो पूरी दुनिया कहती है, डॉक्टर्स भी कहते हैं, डर्मा वाले भी कहते हैं सारे। तो उनकी बातों पर यकीन कर लिया आपने। हाँ। अच्छा ओके। ये फुटेज फौरन उन्होंने चला दी, टीज भी ना करने दिया मुझे। इतनी जल्दी में थी हमारी टीम। उन्होंने कहा दफा करो यार, ये बातें करते रहेंगे, तुम फुटेज चलाओ और दुनिया को बताओ पहले क्या करना है। भाई मुझे अनाउंस तो करने देते। मैं यहाँ क्यों आया हूँ मुझे बताओ। मैं यहाँ सुबह क्यों उठ के आया हूँ? 5 बजे की खबर लेके मैं आया क्यों हूँ यहाँ पर? तो बहरहाल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, लड़कियों की क्रिकेट टीम, उसने तारीख रकम कर दी है। न्यूजीलैंड को दूसरा T20 भी हरा दिया है उन्होंने। और न्यूजीलैंड को दूसरा T20 हराने का मतलब क्या है कि सीरीज जीत गई है खातून खवातीन हमारी। लुक एट द जीनियस लेडी। वाह 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 वाह। ये जो इन्होंने बात, मेंटल डेवलपमेंट में भी आपकी जो नींद है वो काउंट होती है। तो सो ही जाओ बस। फिर मैं तो ये कह रहा हूँ सो जाओ बस। तो बहरहाल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, जो लड़कियों की टीम, उसने ये दूसरा T20 मैच जीत लिया और सीरीज जीत ली है। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही थी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, 137 रन बनाए 20 ओवर्स में, ठीक है। और उसके बाद किसकी बैटिंग आई? अपनी टीम की, हमारी टीम की, न्यूजीलैंड की। हाँ, ये बात, न्यूजीलैंड की बैटिंग आई। हाँ। तो न्यूजीलैंड जो है वो 10 रन से हारी। तो उन्होंने कितने रन बनाए? क्या हमारे पाकिस्तान के कितने थे? 137। तो 127। शाबाश। देखो नाजरीन, ये देखो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो डेवलपमेंट होती जा रही है। वेरी गुड, शाबाश। उसमें नींद का बहुत अमल दखल है। नींद अच्छी किया करें नाजरीन, आप लोग भी अपनी नींद अच्छी रखें। अल्लाह इस पूरी कौम को सुला देना ताकि वो सही तरीके से जब जागे तो सही हो जाए ये कौम पूरी। बहरहाल पाकिस्तान की जो खिलाड़ी हैं जी, आलिया रियाज, उन्होंने 32 रन बनाए। मैन ऑफ द क्या वो सॉरी वुमेन ऑफ द मैच का उनको अवार्ड मिला। प्लेयर ऑफ द मैच बेसिकली उसको आजकल वो बेसिकली उसको आसान अल्फाज में प्लेयर ऑफ द मैच का उनको एजाज मिला। बड़ी ज़बरदस्त उनकी बैटिंग रही, एक छक्का भी मारा उन्होंने। अच्छा। और पाकिस्तान की तरफ से जो बॉलिंग की भाई, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग हुई है। फातिमा सना और सादिया इकबाल ने। फातिमा ने 3 विकेटें ली, सादिया ने 2 विकेटें ली। और पता नहीं वो विकेटें वापस की या नहीं की, वो शायद घर वर ना ले जाए तो, लेकिन उन्होंने ये 3-3 और 2-2 विकेटें लेके कमाल कर दिया भाई, ज़बरदस्त। आई लव दीज गर्ल्स। इन्हीं को ना खिला लें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इन्हें ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच हो रहे हैं। हाँ, तो इनको ना खिला, इन्हीं को खिला लें मेरा ख्याल। ये T20 था, बस कंसिडर कर लें इनको। अच्छा। जो हाँ मतलब नहीं देखो, पोटेंशियल तो है। और पोटेंशियल क्या, तो है। खवातीन ज्यादा कर लेती हैं कभी कभी मर्द हज़रात से। मर्द हज़रात लेकिन ये है कि इन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दी है। और इनको अगर हम अच्छे तरीके से देखें, बात होती है कि नर्चर करना, डेवलप करना। हाँ, जब आप डेवलप करेंगे ना टीम को, प्लेयर्स को, फिर आप देखें वो कैसे कैसे कारनामे सर अंजाम देती हैं। और ये तारीख में पहली मर्तबा हमने न्यूजीलैंड की टीम को हराया है, सीरीज़ हराई है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो कॉन्ग्रेचुलेशन जी। मैं ज़रा देख लूँ, 1-2 और स्टैटिस्टिक मेरे सामने आए हैं। निदरदार वगैरह तो भाई उनके होम ग्राउंड पे आ रहा है, ये भी बड़ी जबरदस्त हाँ, उनके अपने सबसे बड़ी चीज ये है ना, क्योंकि अपनी जो होम ग्राउंड की टीम्स होती हैं उनको उस होम ग्राउंड का बड़ा एडवांटेज होता है। होम क्राउड भी होता है। न्यूजीलैंड में तो पाकिस्तानी काफ़ी सारे हैं और वो क्रिकेट को सपोर्ट भी करते हैं, आते भी हैं देखने के लिए। लेकिन ये है कि जो इन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया है भाई, शाबाश शाबाश लड़कियों, शाबाश। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और तुम लोग इसी तरह कारनामे सर अंजाम देती रहो। बिल्कुल बेहतरीन काम कर दिया। यस, अब सो जा। अब तो ना क्या, अब तो जाग गए हैं, अब तो आके प्रोग्राम सुबह सवेरे करना पड़ता है, कर रहे हैं। आपको नाजरीन दिखाते हैं कि 60 सेकंड्स न्यूज़ में आज हमारे पास क्या क्या है। सिहोनी फौज ने जनूबी गजा में बाकायदा जमीनी और फजाई हमले शुरू कर दिए।
इसराइल ने जनूबी गजा पर हमले के बाद फोन और इंटरनेट सर्विस फिर बंद कर दी। तुर्किया का गजा के कसाब नेतन्याहू पर जंगी जराइम का मुकदमा चलाने का ऐलान। दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ नफरत में इजाफा। 80 ममालिक में इसराइली शहरियों को शनाख्त जाहिर न करने का मशवरा सेहूनी हुकूमत। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात में पाक फौज की खिदमात लेने का फैसला। ओवर बिलिंग साबित। नापरा का के इलेक्ट्रिक समेत बिजली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हज 2024 के लिए कोरोना वैक्सीन की शर्त खत्म। कोरोना वैक्सीनेशन बेहतर है लेकिन जरूरी नहीं, सऊदी एलामिया। निशान हैदर मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का 52वां यौम शहादत। साबिक कप्तान वसीम अकरम का टीम की नई मैनेजमेंट को बहादुर बनने का मशवरा। दुनिया भर में आज मिट्टी का दिन मनाया जा रहा है। मकसद मिट्टी की कम होती ताकत, नुकसानात के अजाले से मुतालिक आगाही पैदा करना है। ऐवान अदब के पेतरस बुखारी की आज 65वीं बरसी। अहमद शाह बुखारी ने बतौर मज़ाह निगार, उस्ताद, अदीब, ब्रॉडकास्टर, सफारतकार लोहा मनवाया। जी ये थी 60 सेकंड न्यूज़। और 60 सेकंड न्यूज़ में आपने देखा जी, एक तो पेतरस बुखारी पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, मिज़ाह निगारी में भी, खैर सिविल सर्विसेज में भी, और बहुत सारे जो काम किए हैं पेतरस बुखारी साहब ने। और पेतरस के मज़ामीन तो वही में मिज़ाह निगारी आ गई ना, लेकिन ये उसके अलावा भी उनकी पर्सनालिटी जो थी वो कोई सिर्फ एक एक राइटर के तौर पर नहीं थे, वो एक हमजहद पर्सनालिटी थी। ब्रॉडकास्टर भी थे, सिविल सर्विस भी के से भी वाबस्ता थे। बहुत सारे उन्होंने काम ऐसे किए कि जिसको आप पीटीवी ने, और वैसे हमारा जो पाकिस्तान टेलीविजन ब्रॉडकास्टर, स्टेट ब्रॉडकास्टर था, उसने तो नगीने निकाले हैं। मतलब वो उसने नगीने प्रोड्यूस किए हैं, इल्मी शख्सियात को चुन चुन कर वहाँ सामने लाया है। और बड़ा मेरिट पे, मतलब आपको ये नहीं लगता था कि कोई आप कह सके या किसी के बारे में सुना हो कि ये सिफारिशी आया है। वो हर बंदा ही ऐसा आता था। सिफारिश भी उसकी होती थी, उसकी होती थी जो किसी काबिल होता था। बिल्कुल ऐसे थोड़ी कि अभी वो सिफारिश करके भिजवा दो भाई। तो ये चीज़ जो कि हमने देखी वो पेतरस बुखारी, सैयद अहमद शाह उनका असल नाम। हाँ जी, और पैदा वो पेशावर में हुए थे आपके? पैदा बिल्कुल हमारे पेशावर में हुए थे, इसीलिए तो मुझे ज्यादा ही उनके बारे में याद है। और सारे मज़ामीन हमारे पाकिस्तान में हुए थे वो। हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये है कि किसी इलाके से कोई शख्सियत निकलती है तो उस इलाके के लोग बड़ा प्राइड लेते हैं उसके होने में और उसके काम में। और क्या बात थी उनके लिखने की। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस के लिए भी उन्होंने काफ़ी काम किया, रेडियो के लिए भी काम किया, और राइटिंग्स तो खैर हम सब ऐसे हैं कि हम सब ने उनकी राइटिंग्स पढ़ी है। जिसने पेतरस के मज़ामीन नहीं पढ़े हैं उसको चाहिए कि वो पढ़ ले, फौरन पढ़ ले। बिल्कुल, जिंदगी ज़ाया करने से पहले पढ़ ले, बल्कि तो कहीं उसके कोई जुमले शुमले कोई काम ही आ जाएंगे, कोई कहानी जहन में रह जाएगी। हिलाल इम्तियाज़ से भी उन्हें नवाजा गया था। अच्छा जी, तो एक तो खैर पेतरस बुखारी के हवाले से आपने न्यूज़ देख ली। बाकी गज़ा की तरफ हमें चूँकि हर रोज़ बात करनी होती है, ये ज़रूरी है, ये हमारी छोटी सी कंट्रीब्यूशन है और हम ये कर सकते हैं जी। मतलब 7 अक्टूबर उससे पहले ज़ाहिर है हमें करनी चाहिए थी, लेकिन ये है कि 7 अक्टूबर से पहले मामलात इतने संगीन नहीं थे जितने संगीन तो बहुत थे। हमारी आंखें बंद थी, हम सोए हुए थे। ऐसा तो नहीं था ना, लगातार तो शदीद संगीन हो गए, लेकिन फिर भी रोजाना की बुनियाद पर वहाँ पर लोगों की बात हो रही थी। मामलात इसी तरह के चल रहे थे। तो बहरहाल अब मामला बढ़ गया तो हम फिर थोड़ा सा जो है वो इसके हवाले से अपनी कंट्रीब्यूशन तो कर ही दें, वरना हम क्या कर रहे हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। गफलत की नींद सोए हुए हैं, पूरी 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 कौम और पूरी उम्मत जिसको हम कहें, वो सभी गफलत की नींद सोए हुए हैं। इंसानी हुकूक की संगीन पामाली है, अशियाए ज़रूरिया का फुकदान है, शहदा की तादाद में मुसलसल इजाफा है, लेकिन उसके बावजूद फ़लस्तीनी मुसलमानों के हौसले पस्त नहीं है। गज़ा के अल नसर अस्पताल में सहाफ़ियों की एक वीडियो वायरल हुई है और उसमें पूरी दुनिया को वो एक पैगाम दे रहे हैं कि ईमान से सरशार अफराद जो हैं उनके हौसलों को झुकाना नामुमकिन है। जब तक गम के बादल नहीं छट जाते हम यहीं रहेंगे। ये कह रहे हैं वो, ये गा रहे हैं वो। और गज़ा के जो सहाफ़ी हैं वो खान यूनिस के अल नसर अस्पताल के अंदर ये बका का एक गीत है जो कि गा रहे हैं। और अल जज़ीरा के जो रिपोर्टर वाहिद अल दहदू वो भी उनके साथ मौजूद हैं, जिन्होंने उन्होंने अपनी बीवी और बेटे को इस्राइली बमबारी में खो दिया था बेसिकली। जी, ये गीत भी गा रहे हैं अपनी बका का, और साथ ही साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भी भेज रहे हैं। एक ये मंजर है जिसमें ये अपने हौसले के और जज्बे का मुजाहरा कर रहे हैं, और एक जज्बा आपको इसराइल के फौजियों का नजर आता है जी। हो क्या जज्बा है भाई वो। ये देखें वीडियो जरा, आपको पता चलेगा कि वो किस जज्बे के तहत वहाँ पर लड़ रहे हैं
और एक वायरल वीडियो है, सीने में उनके दिल ही नहीं है, मतलब बेसिकली तो ये पता चलता है ना कि उनके सीने में किसी किस्म का कोई जज्बात से आरी जिसको हम कहते हैं ना, मतलब बहुत सारे फौजी ऐसे भी हैं जो महाजों पे लड़ते हैं, जो जाते हैं जंगे कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि उनको पता होता है भाई वो किसी बूढ़े को देख लें, किसी बच्चे को देख लें, वो उसको छोड़ देते हैं, वो नहीं उस पे, मतलब उनके अंदर ये एहसास होता है इंसानियत का। ये तो बिल्कुल ही नादिन, स्टोन हार्टेड जिसको हम कहते हैं, इनकी तो वो वाली मिसाल भी नहीं है, ये तो पत्थर भी नहीं है। वीडियो एक आई और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि बमबारी से गिरने वाले जो फलस्तीनियों के घर हैं, या जो एक हिस्सा किसी का गिर गया और दूसरा हिस्सा ठीक रह गया, तो इस्राएली फौजी माल और मता वहाँ से लूट रहे हैं और उनका सामान लूट लूट के लेके जा रहे हैं। और ये वीडियो आप ज़रा देखें तो इस वीडियो में आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह की एक मतलब ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, ये समझ में नहीं आता कि इनके लिए कौन सा लफ्ज़ जो है वो अप्रोप्रिएट होगा इस्तेमाल करना। इनकी तो वोकैबुलरी हमारी ख़त्म हो गई है, जो हरकतें ये कर रहे हैं। और शायद इस्राएली फ़ौजियों का मिशन भी यही है कि भाई जिस लेवल पे तकलीफ पहुंचाई जा सकती है उस लेवल पे तकलीफ पहुंचाई जाए। घरों से कालीन लूट के लेके जा रहे हैं, उनके घरों के अंदर घुस के जो किचन है उसमें खाने बना रहे हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और वो मॉकिंग कर रहे हैं, बेसिकली खाना बना रहे हैं और नाच रहे हैं और दिखा रहे हैं उनको कि देखो जी हमने इस जगह पर कब्जा कर लिया और अब ये हमारी जगह है और तुम लोगों को हमने यहाँ से दरबदर कर दिया। बेसिकली वो ये मैसेज दे रहे हैं। अब ये देखें, ये कालीन लूट कर लेकर जा रहा है ये फौजी, ये इसकी जो है इसका लेवल ये इन लोगों का लेवल है। एक तो सरजमीन लूटी हुई, घर लूटे हुए और उसके बाद घरों का सामान भी लूटा हुआ। तो ये लुटेरे हैं बुनियादी तौर पर जिनको सारी दुनिया के बड़े बड़े अशराफिया जो है सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ये मिशन है इन इसराइली फौजियों का। बिल्कुल। अच्छा, उष्ना शाह पाकिस्तानी अदाकारा, वो उम्रे पे गई और उनकी कुछ तस्वीर आई हैं और उन्होंने खाना काबा में तमाम मुसलमानों के लिए, गज़ा के मसलूम फ़लस्तीनियों के लिए ख़ुसूसी दुआएं मांगी हैं और इंस्टाग्राम पर और एक्स पर उन्होंने अपनी तस्वीर और वीडियोस वग़ैरह शेयर की जिसमें वो हैं और उनके शौहर जो हैं हमजा अमीन, वो उनके साथ उनकी कुछ तस्वीर हैं और अपने शौहर के साथ उन्होंने उम्रा किया और वहाँ पर दुआएं की। अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल फरमाए। अच्छा, और उसमें उन्होंने पोस्ट की गई एक वीडियो, उसमें देखा कि भाई एक वीडियो में सब लोग तवाफ़ कर रही हैं और सबके लिए दुआएं वगैरह हो रही हैं। और उन्होंने वो जो सलाउद्दीन अय्यूबी वाली सीरियल है उनके जो प्रोड्यूसर हैं उनका भी शुक्रिया अदा किया क्योंकि वो इस सीरीज़ में है ना वो। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि भाई ये भी जो सीरीज़ है ये मुसलमानों के हवाले से पॉजिटिव एक इम्पैक्ट देगी दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल। तो और उष्ना शाह वैसे तो फ़लस्तीन के हवाले से बड़ा लिख रही हैं और हमने भी आपको बताया था कि बड़ा सख्ती लिख रही हैं जी। और किसी का कोई लिहाज नहीं करती, सीधा बमबारी करती हैं। तो एक अकाउंट आजकल जो मैं बहुत फॉलो कर रही हूँ वो उष्ना शाह का है। हाँ। अच्छा, हज उम्रे की क्योंकि आप बात कर रहे हैं, अकाउंट फॉलो कर रही है? मुझे नहीं पता, पूछे, पता नहीं, आपस में फॉलो खेले ना भाई। अच्छा, कहूंगी मैं उनको, कहूंगी कि यार फॉलो बैक करो यार, फॉलो बैक करो प्लीज। फॉलो बैक नहीं मैसेज आते आपको? फॉलो बैक मी प्लीज। अजीब भाई मैसेज नीचे कमेंट में फॉलो कर लें। अच्छा ठीक है भाई, फॉलो कर लेते हैं। तो होता है लोग मोहब्बत करते चाहने वाले हैं, वो चाहते हैं कि आप फॉलो करें। बिल्कुल करें। मैं अक्सर फिर कभी कभार उनका कोई कमेंट होता है अच्छा लगे तो मैं उसको लाइक कर देती हूँ, लोग उससे भी बड़े खुश हो जाते हैं। लाइक ये कहती चलो मैं ये तो कर देती हूँ अब आपके लिए, फॉलो क्या करना, लेकिन लाइक कर दूं आपका। नहीं, मैं कोई मरियम नवाज साहिबा थोड़ी हूँ कि मैं 5000 लोगों को लाइक करके, मतलब अपना आप एक सर्कल रखते हैं जिनको आप पढ़ता। मैं एतराज नहीं कर रही, मैं मेरी यूज ऑफ ट्विटर इज डिफरेंट देन हर। मैं तो ये कह रही हूँ जिस तरह वो लीजियन जाओ था, मैं अपने मुल्क के लीडरों पे इस तरह की ताने तो इसने बर्दाश्त नहीं करता हूँ। ताने थोड़ी है, मतलब जो आपने नहीं तो ताना क्यों लगा आपको कि 5000 लोगों को फॉलो? जाहिर है वो अपने सारे फॉलोअर्स को फॉलो करती हैं, फिर उनको जरा ज्यादा ही करती हैं, जो गाली गलौज भी कर रहे होते हैं, ये भी होता है। हाँ बिल्कुल। चार तो मैं भुगत चुकी हूँ, उनको टैग भी मैंने किया, मैडम इसको अनफॉलो करें, उसको आप ये बताएं, समझाएं, सिखाएं। बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं था, इतने सारे लोग होते हैं, वो क्या होता है सेलिब्रिटीज के साथ आके तस्वीर खिंचवा लेते हैं, फिर तस्वीर बाद में पता लगता है ये तो कोई गड़बड़ आदमी था, तो उसकी तस्वीर आ जाती है सोशल मीडिया पे, ये देखें आप इसके साथ खड़े होते हैं। हमें क्या पता, हमारे साथ तो 15000 लोग तस्वीर खिंचवा रहे होते हैं भाई, हमें क्या पता होता है वैसे वाकई। ऐसा है, लेकिन ये कि मैं उनको फॉलो करती हूँ जिनको मैं पढ़ना चाह रही होती हूँ। जाहिर है उसमें एक्टर्स हैं, सामाजिक कारकुन हैं, जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तो बंदा हर एक को फॉलो करेगा तो आपकी टाइमलाइन बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। वो फिर आपको अपने काम का मतलब का जो सामान है वो मिलेगा। मैं चेक कर लूँ, मुझे फॉलो करती है आप नहीं करती? उष्ना शाह
मुझे आप फॉलो कर रही हैं? नहीं कर रही? उष्णा की बात हो रही थी ना, मैं तो कर रही हूँ आपको अवैध फॉलो। मैं तो चेक कर लूँ ना। कल मैंने एक आधी आपकी रीट्वीट भी की है, पता नहीं देखिए कौन सी वाली की है, मेरा ख्याल है कोई की है, कौन सी की है ये आप देखें। जब तक मैं आपको बता दूं नाजरीन को हज के हवाले से, क्योंकि उम्रे के हवाले से हमने बात की तो मुझे हज भी याद आ गया। हज के लिए भी लोग जाएंगे, सरकारी स्कीम के तहत हज की दरखास्तें जो हैं उनकी वसूली जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन जो एक तरह से खबर है वो ये है कि उन दरखास्तों की वसूलियों में रिकॉर्ड कमी की गई है और 6 दिन में मुल्क भर से सिर्फ 6000 हज दरखास्तें जमा हुई हैं। 6 दिन में 6000, बिल्कुल बहुत कम नंबर है। लोग बड़े हैरान हैं, लेकिन इसमें नहीं बढ़ जाएंगी। लास्ट टाइम भी हुआ था ये इस तरह हुआ था कि भाई कम हुई है दरखास्तें, लेकिन सारी आ गई थी। हाँ, और 15 जो नामजद बैंक्स हैं उनमें हज दरखास्तों की वसूली 12 दिसंबर तक जारी है जी। 12 तारीख उसकी लास्ट डेट है। आज जो है 5 है और अब देखते हैं, एक हफ्ता है भाई, हमारी कौम जागेगी आराम से, कोई मसला नहीं है। लेकिन कौम इसलिए भी नहीं जाग सकती कि महंगाई भी बड़ी हो गई। तो लाख रुपए कम भी तो हुआ है। लाख रुपए से तो क्या मतलब कुछ तो फर्क पड़ा ना, कुछ तो फर्क पड़ा। हाँ, कुछ फर्क पड़ा, बिल्कुल थोड़ा बहुत उसका ये समर मिलेगा आप लोगों को कि जाहिर है वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा शॉपिंग हो जाएगी या वो पैसे शॉपिंग। अरे भाई होंगे तो शॉपिंग होगी ना, वो होंगे ही नहीं। डिस्काउंट हो सकता है, पब्लिक डिस्काउंट का वेट कर रही हो, लेकिन डिस्काउंट तो अनाउंस करके गए हैं हमारे वजीर जो हैं, मिनिस्टर साहब। अभी तो और मजीद इंशाल्लाह वो कह रहे थे ना कि कम करवाऊंगा मैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं 50,000 और, लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि ना वो तो आपके अकाउंट में आप जमा करा दें और फिर आपको वो जो अमाउंट जितना भी होगा वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, आइंदा बरस तकरीबन 89,605 पाकिस्तानी सरकारी हज स्कीम जो है उसके तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे और मुकर्ररा तादाद से ज़ायद दरखास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानंदाजी की जाएगी। तो ख़वातीन पहली बार जो महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगे, एक ये भी सिलसिला है जो देखने में आएगा। फिर 16 दिसंबर 2024 तक जो है कारामद पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दरखास्तें जमा कराई जा सकेंगी और पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए जो टोकन है उस पर भी हज दरखास्त प्रोसेस हो सकेगी। तो ये सारी सूरत हाल है। फिर अच्छा, और एक चीज़ ये भी कि स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 25,000 नशिस्तें पहले पाइए की बुनियाद पर जमा होंगी। मिसाल के तौर पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, तो जो पहले आएगा उसको मिल जाएगी जगह। अच्छा, रेगुलर हज स्कीम के तहत मौसूल होने वाली जो दरखास्तें हैं उन पर कुरानंदाजी की जाएगी। तो ये फ़िलहाल की कुरानंदाजी की सूरत हाल है और हज की सूरत हाल है। तो जो जा सके, जो आराम से फरीज़ा हज अदा कर सके, जिसके पास इतना सरमाया हो वो ज़रूर जाए। बहुत एक खूबसूरत इबादत है और आपकी ज़िंदगी बदल देती है। और जो नहीं जा सकता उसके लिए हमारी बहुत दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उसको भी ये इस्तिताअत अता करे कि वो अपने घर का दौरा उसको कराए, हज की नेमत से उसको भी जो है सरशार करे। और एक तो ये दुआ है और दूसरा हम हुस्न शामी लगा हुआ था मैं हज पे आ जाऊं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। वो मैं ट्विटर अकाउंट देख रहा था ना उनका कि क्या चल रहा है माशरे में। फलस्तीन का पता चला कितना चल रहा है उनके अकाउंट पे। एक्चुअली तो वो जिस हवाले से फलस्तीन फॉलो नहीं कर रही मुझे, मैं ब्लॉक कर देता हूँ इनको ऐसे ही। भाई मैं कह सकूंगा दुनिया, मैंने उनको ब्लॉक किया हुआ है। ऐसे उनको पता चलेगा कि आपने उनको ब्लॉक किया है। नहीं, मैं तो 2-4 लोगों के सामने कह सकूंगा ना मैं तो उस्ताद शाह को ब्लॉक किया है। लोग कहेंगे भाई इसका कोई बड़ा पड्डा हुआ होगा। ऐसे खामों का इज्जत बढ़ाने के लिए लोग कहते हैं ऐसे ही। तो किसी से आफी को ब्लॉक करें, दोनों तरफ से फिर आग बराबर लगे ना। नहीं, आग नहीं लगानी भाई ऐसे नहीं, लेकिन बहुत इनमें जो है वो फलस्तीन पर काफी इन्होंने बात की हुई है, बहुत बात की हुई है और बड़ी सख्त और प्रॉपर बात की हुई है। ये नहीं कि आए बाएं शायद की हुई हो, सही बात की हुई है। अच्छा, खैर बात एक और चीज पे भी करने की जरूरत है कि इलेक्ट्रिक का बता दें हुजूर, इलेक्ट्रिक का बता दें भाई। फ्रॉड पकड़ा गया कि इलेक्ट्रिक समेत बिजली कंपनियों की जानिब से एवरेज बिलिंग और 30 दिन से ज्यादा बिलिंग साइकिल करने का इंकशाफ हुआ है। ये रिपोर्ट सामने आ गई है। ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल है और ये जो बिजली बनाने वाली और बिजली की डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियां हैं जो ये कहती है कि हम दुनिया के सबसे नेक लोग हैं और हमारा तो नाम ही जो है वो हाजी के इलेक्ट्रिक और हाजी फराज जो भी हैं सारे हैं और हम तो आप लोगों की खिदमत के लिए यहाँ पैदा हुए हैं और हम ये चीज कभी सोच ही नहीं सकते कि आप लोगों को हम ओवर बिलिंग करें और आप लोगों को जो है वो आप लोग आवाम आप लोग चोरियां करते हैं। हम तो फ्री दे रहे हैं, देखो हम तो तकरीबन इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि इन सब लोगों की इंकिशाफ हो गई है। और कैसे इंकिशाफ हुआ है जी? नेपरा की इंक्वायरी कमेटी है, उसने बिजली कंपनियों की जानिब से ओवर बिलिंग पर तहकीकात मुकम्मल कर ली है और के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। भाई, कंपनियों की जानिब से 30 दिन से जायद की बिलिंग करने से लाखों सार्फिन मुतासिर हुए हैं। वो होता क्या है पता है? ट्रिक क्या है? ट्रिक बताऊं? आपका 30 दिन का बिलिंग साइकिल होता है ना। अब मीटर में जो रीडिंग है, अगर वो आपके यूनिट ज्यादा हो जाएंगे तो आपको बिल का स्लैब ज्यादा लगेगा। तो 30 दिन में आपके जितने यूनिट हुए थे वो मैंने 30 दिन में आके गिन लेने थे, लेकिन मैं आया फॉर एग्जांपल 40वें दिन। तो आपके यूनिट तो बढ़ गए। तो यूनिट बढ़ गए तो मैंने कहा लो जी बड़े स्लैब से आपसे मैं वसूली करूंगा।
तो टाइम पे आप काम नहीं करें, और दूसरा एवरेज बिलिंग आपने कर दी, अगर मैंने कम भी इस्तेमाल किए तो आप ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि एवरेज बिलिंग पीछे वाले महीनों में आपका थोड़ा बिजली ज्यादा बिल आया बिजली का। बिजली कंपनियों ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए जानबूझकर बददियानती की, ये उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। बिजली कंपनियों की नाअहली से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को ज्यादा बिल भेजे गए, ये उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और इस इकदाम से बिजली कंपनियों को बिलों की जो मतलब जो नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक इस इकदाम से बिजली कंपनियों को बिलों की वसूली हुई, और उन्होंने फिर बहरहाल अब नोटिस भेजा है, वजाहत तलब की है, 30 दिनों में ख़राब मीटर्स को तब्दील करने की हिदायत की है, और अगर मुकर्ररा वक्त में ये काम ना हुआ तो कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये हम देखेंगे कि कितनी कार्रवाई होगी? नहीं, ये नहीं देखेंगे, ये ऐलान हुआ है। हाँ। जब हो जाए ना तब बात करें। यही मैं कह रही हूँ, आप बिल्कुल समझ गए, आप बिल्कुल पॉइंट पे पहुंच गए। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, बस पता नहीं कब देखेंगे, लेकिन भाई कार्रवाई डाल दी अब तो लोगों को ऐसा होश आएगी, लोग खा जाएंगे इनको। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं खाएंगे लोग, भी क्या करेंगे बेचारे भाई। लोगों ने वो उनके गाड़ियों पे पथराव शुरू कर देना है, और उनके जो मुलाजमीन बेचारे ये ना करें हंगामा कर देना है, और दफ्तर के बाहर जाके आप एहतजाज करें, आप बिल्कुल जाएं। तो भाई उन लोगों का ख्याल करना, ये लोग मुलविस नहीं होते। लोग तो खुद बेचारे मतलब अपनी उनकी नहीं पूरी होती होगी, गुजारा नहीं होता होगा जो सरकारी। एक और स्कैंडल आया है, वो लाहौर में आया है। नौकरी वोकरी के इश्तिहार में आप ऐड मत दे दीजिए, ऐड में मत चले जाइएगा, वो बुलाते हैं और गुर्दा निकाल लेते हैं। लाहौर में भाई ये पूरा गैंग पकड़ा गया है, गुर्दे निकालते हैं और आपको झांसा देते हैं नौकरी का। और आपको बुलाया, उसके बाद बिल्कुल। अच्छा, ऐसा एक स्कैंडल ये भी था कि मुल्तान साइड पे, और कुछ अरसा पहले की बात है, इस पे मुझे नहीं पता कितना कार्रवाई हुई, कि आपको नौकरी के लिए बुलाते हैं ये ऐप्स वगैरह से या वेबसाइट्स वगैरह से, और आपको कहते हैं भाई आप आए हमारे ऑफिस में इंटरव्यू के लिए आए, और उसके बाद क्या होता है आपको अगवा कर लेते हैं। अच्छा। तावान की भी गेम है उधर बड़ी। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है वैसे, लेकिन लाहौर के बारे में खास तौर पर आज हम बात करेंगे कि भाई ये गुर्दों का क्या सीन है वहाँ पे, और कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें तो सारे डॉक्टर्स वगैरह भी मुलविस होंगे, उन्होंने काट करके निकालना है गुर्दा। हाँ, को जेब में थोड़ी रखा होता है गुर्दा, के निकाल के वापस कर दो। तो ये मियां नदीम साहब हैं हमारे नुमाइंदे, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। गुर्दों का एक बड़ा स्कैंडल कल पकड़ा गया। बताइएगा जी, क्या ये जो गैंग है ये पकड़ा गया है, और ये किस तरीके से काम कर रहा था, किस तरीके से ये लोगों को नौकरी का झांसा देकर गुर्दे निकाल रहा था, क्या तफसील है इसकी? एक्चुअली ये गैंग तो इस्लामाबाद का है। लाहौर से 3 लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं, जिनमें से रज़ा है, एक लियाकत और जुल्फ़कार। ये जो लोग गरीब लोग हैं, भट्टा पे काम करते हैं या मज़दूर हैं, उनको नौकरी का झांसा देते थे, या सरकारी नौकरी का ये झांसा देकर जो है उनको मेडिकल के बहाने उनके जो है गुर्दे निकाल कर उनको 2 लाख रुपया उनको ऑफ़र देते थे। लोग मजबूर हैं, गरीब हैं, वो उनके झांसे में आते थे, और ये स्कैंडल पकड़ा गया। तकरीबन 90 के करीब लोगों के जो हैं गुर्दे निकाल लिए गए हैं। गैर कानूनी पैबंदकारी का सिलसिला जारी था, जो कि पुलिस सदर ने ये काम किया है। SP सदर हैं सिदरा खान, उनकी टीम ने ये सारा जो अनर्थ किया है, इनको गिरफ़्तार किया है। और इसका जो मेन जो कल्प्रेंट है वह डॉक्टर आदिल वो शख्स है जो इन लोगों को यहाँ से जो लेके जाता था इस्लामाबाद, वहाँ पर किसी प्राइवेट फार्म हाउस का बताया जा रहा है। पुलिस की जानिब से वहाँ पर रेड भी किया गया है, कुछ लोगों को वहाँ भी पकड़ा गया, जिनमें फ़ीमेल भी हैं जो नर्सेज बनती थी, कुछ मेन डॉक्टर भी हैं जिनके नाम अभी तक सामने नहीं आ सके, लेकिन पुलिस उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई कर रही है, उनके लोकेशन ट्रेस कर रही है। वो इस वक्त रूपोश हो चुके हैं। डॉक्टर आदिल जो है, इसे वो पकड़ने के हवाले से क्या कार्रवाई हो रही है? लियाकत जी, डॉक्टर आदिल बहुत शार्प आदमी है। आज से कुछ अरसा कबल ना ये कोई एक गैंग था डॉक्टर रोमियो का, ये 2011-12 में ये एक गैंग पकड़ा गया था, इससे भी इसी किस्म की गैर कानूनी पैबंदकारी के हवाले से। तो ये उस गैंग का भी ये जो है हिस्सा रहा है। डॉक्टर आदिल इज़ अ वेरी शार्प गाय, लेकिन उसका अभी पुलिस ने उसके घर भी रेड किया है, उसके ऑफिस भी किया है, लेकिन वो पुलिस के जो है हाथ नहीं अभी तक लगा। लेकिन पुलिस का ये कहना है उसको जल्द से जल्द जो है उसको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। डॉक्टर आदिल वो शख्स है जो कि इनको पैसे देता था, और ये जो 3 आगे उसके करिंदे थे, जो रज़ा है, ये लियाकत, और ये 3 इनके करिंदे थे। डॉक्टर आदिल ने जो शख्स वैसे मान जाते थे नौकरी के,
बहाने उनको तो वो पैसे नहीं देते थे। जो लोग खुद जो है विलिंगली आते थे उनको 2 से 3 लाख रुपया उनको जो है पे किया जाता था और ये कहा जाता था कि आपको जो है नौकरी भी दिलाएंगे और आपकी पेंशन भी लगाएंगे। प्रॉपर उनको ट्रैप किया जाता था। और इसमें ज़्यादा लोग वो है जो भट्टे पे काम करते हैं या वो लोग जो अड्डे पे बैठ के मजदूरी के इंतजार करते थे कि उनके पास जाते थे, उनको ट्रैप करते थे। पहले तो उनको अपनी बातों में लेकर ये सारी कार्रवाई होती थी, अच्छा वो भी इन्हीं में से किसी का था, उसका मालिक कौन था और उस तक पहुंचने की कोशिश की है पुलिस ने? नहीं जी, इसमें ये 3 पार्ट थे। एक यहाँ पर काम कर रहा था डॉक्टर आदिल अपने लोगों के साथ, एक कोई जो सहूलतकार था जिनका फार्म, अच्छा ये बड़े शार्प थे, ये ना लोकेशन पहले नहीं बताते थे। इस्लामाबाद में 2-3 लोकेशंस हैं जो कि पुलिस ने अभी तक वाजिया नहीं की, लेकिन हमारे सोर्सेज ये बताते हैं वहाँ पर एक जगह नहीं थी। एक फार्म हाउस था, एक प्राइवेट घर है, लेकिन ये करते कार्रवाई इस्लामाबाद के एरिए में थे। इस्लामाबाद के जो डॉक्टर्स हैं कुछ उसमें मुलव्वस हैं, लेकिन वो अभी तक सामने नहीं आते। डॉक्टर्स जो उस वक्त आया करते थे जब सारी तैयारी कर ली जाती थी, टेक्नीशियंस, और ये प्राइवेटली ये सारा इसको मैनेज करते थे। और इसमें तकरीबन पुलिस के मुताबिक 60 से 70 लाख रुपया जो है हर एक शख्स से उसका गुर्दा ट्रांसप्लांट का लेते थे, जिनको बताते थे कि किसी डोनर को देना है। डोनर भी ये खुद अरेंज करते थे, टेक्नीशियन भी ये खुद अरेंज करते थे, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन, फिर उनका मेडिकल का सारा ख़र्चा, ये पूरा एक सिस्टम था। लेकिन ये इन्होंने 3-4 पार्ट बनाए हुए थे ताकि इनको जल्द ट्रैप न किया जाए। ये एक शख्स जिसका गुर्दा निकाला वो थाना सतो का चला गया, उसने एक दरख्वास्त दी कि मुझे इसी तरह सरकारी नौकरी का झांसा दिया गया और मुझे कहा गया कि तुम्हें गवर्नमेंट सर्वेंट लगवाना है तो इसके लिए तुम्हारा मेडिकल ज़रूरी है। फिर वो मेडिकल करवाया तो उसको कहा तुम्हारी किडनी में प्रॉब्लम है, तुम्हारी एक किडनी रिमूव हो जाएगी तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी, 17वें-16वें ग्रेड की जॉब है। तो वो लालच में आकर उसने अपनी किडनी जब रिमूव कराई तो इन्होंने उनको नौकरी नहीं दी। ये उनके पीछे लगा रहा। फिर ये पुलिस के पास आया, इसको समझ बाद में आई कि इन्होंने तो मेरी किडनी निकाली है, मुझे कोई नौकरी वोकरी नहीं इन्होंने जो है वो करवानी थी, सिर्फ इनका मकसद ये था कि मेरी किडनी निकाल ले। फिर वो मुकदमा दर्ज हुआ, फिर पुलिस हरकत में आई और ये सारा गैंग जो है इसको गिरफ्तार किया गया। जी बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मियां नदीम हमारे नुमाइंदे लाहौर से गैंग की तफसीलात बता रहे थे जी। अपना ख्याल रखें भाई, खुदारा इस तरह के झांसों में ना आए। और ये पूरा काम ज़ाहिर है एक टेक्निकल काम है और ये बहुत ही हाई रिस्क काम है, तो किस तरीके से ये पूरे डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस के साथ मिलकर ये करते हैं, ये पूरा एक नेटवर्क है। अब इसको देखें बस्ट करने की कोशिश तो हुई है, 2-3 लोग गिरफ्तार हुए, अल्लाह करे ये तमाम लोग अपने कैफरे किरदार तक पहुँचे जी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आपकी राय दरकार है, आप ज़रा हमारी रहनुमाई कीजिए, बताइए इस मसले का हल क्या है। और ये मसला ये है कि जो औलाद है उसको पालना किसका काम है? वालिदैन का। हाँ, वालिदैन का। अच्छा, अब वालिदैन में कितने लोग होते हैं? 2 लोग होते हैं। टेक्निकली दो, अदरवाइज ज्यादा भी होते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। मतलब ज्यादा कैसे हो सकते हैं? मतलब दादा दादी नाना नानी, बेसिक जो वालिदैन है वो तो वही होते हैं ना। ये तो हमारा जो है वो एक एक्सटेंडेड फैमिली, जो हमारा फैमिली सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग है, उसके पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं। लेकिन ये कि बुनियादी तौर पर तो वालिदैन में माँ और बाप आ जाते हैं। अच्छा, अब्बू कहाँ जाते हैं? ऑफिस जाते हैं या काम करने जाते हैं। घर पे कौन होता है? वालिदैन, अम्मी घर पे होती है। बुनियादी तौर पर जो बच्चे की तरबियत जो है उसकी डिवीज़न, जो हमारी सोशल साइंसेस और हमारा रिलीजन वो ये कहता है कि भाई जो बाप है उसके ऊपर डाली गई कमाने की जिम्मेदारी और माँ पे डाली गई नस्ल को परवान चढ़ाने की जिम्मेदारी, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है और शदीद उसके अंदर मेहनत दरकार होती है। और बाप एक दिन बच्चे को संभाले, उसको लग पता जाता है कि माँ कैसे मेहनत कर रही होती है और बच्चा जो है वो रोता हो, उसको चुप कराना ही कितना मुश्किल काम है। ये बहुत मुश्किल काम है भाई। तो अब इसमें एक डिलेमा पैदा हो गया। इकोनॉमिक्स ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी पैदा होते हैं, सोल्यूशंस भी आते हैं। भाई महंगाई बढ़ गई, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ गई, ख़वातीन को काम करने की ज़रूरत पड़ गई। अब ख़वातीन ने भी काम करना शुरू किया। कुछ ज़ाहिर शौक़ के लिए काम कर रही होती हैं तो वो तो अपने हिसाब से कर लेती है कि भाई जब कर्जी हुई कर लिया, जब मर्जी हुई नहीं किया। लेकिन जो ज़रूरतन कर रही होती है उनके लिए तो लाजिम हो जाता है कि भाई वो तो काम, दोनों पार्टनर्स घर चला रहे होते हैं, दोनों इनकम कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और उनका गुजारा नहीं हो रहा होता। अब ऐसे में बच्चा जो है वो क्या निगलेक्ट होता है
और मामता एक तरफ और मुलाजमत एक तरफ। मामता या मुलाजमत में बैलेंस कैसे पैदा किया जाए और क्या ये बैलेंस पैदा हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, ये एक बड़ा टेक्निकल मसला है जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। और आप ज़रा इसमें हमारी मदद कीजिए, कॉल्स कीजिए, बताइए कि ये मसला कैसे हल हो सकता है और क्या आप अगर इस तरह के एक्सपीरियंस से गुजरे हैं तो आपने क्या साइंस लगाई इसके अंदर। बिल्कुल, और ये भी हो सकता है कि आप लोगों के जहन में इस हमारे सवाल का एक दूसरा वर्जन आए जो कि मैं ये आपको दे भी देती हूँ। एक ये होता है कि मामता या मुलाजमत, और एक ये हो सकता है कि मामता और मुलाजमत। तो क्या ये दोनों चीजें साथ चल सकती बैलेंस करना, हाँ, मतलब दोनों साथ चल सकती हैं या आपके मुताबिक भाई मामलात गड़बड़ हो जाएंगे। और जाहिर है उसमें गड़बड़ सिर्फ ये नहीं कि फैमिली को टाइम नहीं देना है, वो औरत खुद कितना वो जिसको कहते हैं ना बर्न आउट हो जाती है कि भाई वो इधर भी काम कर रही है, किचन में भी जा रही है, लोगों को भी देख रही है, फिर लोगों के साथ टाइम भी गुजारना है, घर वालों को टाइम भी देना है, बाहर भी उसका काम है। अच्छा, बहुत सारी असाइनमेंट्स अब ऐसी हैं, कोविड के बाद वो सिचुएशन ऐसी भी बदल गई कि ऑफिस का काम सारा ही घर पे भी आ गया लोगों के बड़ी हद तक, और वो रात की शिफ्ट चल रही है तो 8 बजे से सुबह 4 बजे तक बैठे हैं या इस तरह की सारी कहानी। तो उसमें आदमी तो चलो अपने ऑफिस से काम खत्म करके घर आ गया, लेकिन औरत का तो रख के बैठ जाता है ना, औरत चाय लाना भाई। बिल्कुल, और औरत का वो डबल काम जो है, डबल शिफ्ट है वो चल रही है, वो घर की भी चल रही है और वो लैपटॉप पे बैठी काम भी कर रही है और मीटिंग भी चला रही है। ऑफिस के बाद घर और बच्चे, ये 3 काम हो गए ना फिर औरत के। तो वो 3 काम करने वाला शख्स कैसे बैलेंस कर सकेगा? मेरा तो ख्याल है कि नहीं बैलेंस कर पाता, वो तो बर्नआउट हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसकी तो एनर्जी ड्रेन हो जाती है, फिर मिजाज में भी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है आप कंट्रोल करें, क्योंकि आपको चीज़ें बैलेंस करना मुश्किल लग रहा होता है। और काम में भी डिफरेंस है, वैसे हर प्रोफेशन के हिसाब से भी फर्क हो जाती है सिचुएशन। जैसे मेरे अपने घर में दोनों काम करते थे, मेरी वालिदा भी और मेरे वालिद साहब भी। आप भी क्या और मैं तो कर ही रही लेकिन ये है कि लेकिन वहां पर फिर वो चीज आती है जो एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम है ना, वो कारआमद आता है, क्योंकि हमने आधी जिंदगी अपनी बल्कि बचपन नानी और दादी के साथ गुजारी। कि अक्सर ये होता है, लेकिन जाहिर है कि हमेशा हर वक्त नानी या दादी अवेलेबल नहीं होती, या वो एक शहर में नहीं रह रहे होते, या वो साथ नहीं होते, वो उस तरह से सपोर्ट नहीं कर सकते फिजिकली, तो फिर क्या फिजिकली वो इतने वो एनर्जेटिक नहीं रहते। बिल्कुल, तो फिर उस सूरत में मेरी वालिदा क्या करती थी कि वो मुझे अपने साथ, क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ाती थी, लेक्चरर थी उस वक्त, तो वो मुझे उस चीज में डाल के, वो झूला जो होता है बच्चों का और क्रिब नुमा जो, उसमें डाल के ले जाती थी और कॉलेज की प्रिंसिपल के पाँव में मुझे रख देती थी और वो मुझे हिलाती रहती थी और पढ़ाने जा रही हूं। हाँ, और वो मुझे हिलाती रहती थी। लेकिन उस सूरत में, चलो ज़ारा की कॉल आ गई। ज़ारा की, अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा, अस्सलाम वालेकुम जी। ज़ारा, घबरा गई आप सवाल से? आज आपका सेगमेंट बहुत अच्छा है और इस हवाले से कुछ चीजें मैं शेयर करना चाहूंगी। करें कि हमारे लिए, खवातीन के लिए बेसिकली बहुत सारी चीजें, मुलाजमत के साथ अपने घर को, बच्चों को कंट्रोल करना और उनकी परवरिश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस चीज को हमारे मुल्क में फोकस नहीं किया जाता, इसकी वजह से हम खवातीन के लिए बहुत मुश्किल होती है। अगर हम बाहर के मुल्कों में देखें तो बाहर के मुल्कों में जो डे केयर सेंटर्स की जो अहमियत है और वहाँ पे जिस तरह से बच्चों की केयर की जाती है, अपने ऑफिस में डे केयर में जो आंटी होंगी वो बच्चों को अपने बच्चों की तरह तो नहीं पालेंगी ना, वो अपने ऑफिस में होते हैं। लेकिन बाहर के मुल्क में ऐसा बिल्कुल होता है, हमारे मुल्कों में इस चीज को प्रमोट डे केयर नहीं होते, ये बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि डे केयर वाली आंटी क्या माँ की तरह पाल सकती है बच्चों को? बिल्कुल माँ की तरह नहीं पाल सकती, लेकिन वहाँ पे और इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जिसमें बच्चे इंगेज रहते हैं। यहाँ पे तो रहेगा वो, इतने एक्सपेंसिव हैं और ऊपर से इतने मसाइल है उन डे केयर सेंटर्स के कि बस टेंशन ही होती है कि हमारे बच्चे पता नहीं किस हाल में होंगे। तो भाई बच्चे जो हैं वो बेचारे माँ की मोहब्बत के भी तो मतलाशी होते हैं ना, इंगेज और एक एक्टिविटीज की तो सिर्फ मतलाशी नहीं होते वो। जरा आप जवाब देंगी या मैं दूं? आप दे दें। तो भैया क्या बात हुई ज़ारा, आप कॉलर है हमारी आप थोड़ी कॉलर है, ज़ारा कॉलर है। ज़ारा को लेकिन ये है कि अब हमें ये पता है कि अब खवातीन को काम करने की जरूरत भी है, कुछ शौकिया नहीं भी कर रही तो जरूरत के तहत कर रही हैं। तो अगर मर्द करे डबल काम, अगर नहीं हो सकता, क्यों करे ट्रिपल काम? भाई मर्द करे डबल काम, मर्द औरत की उसकी मदद करे, ट्रिपल काम डबल काम तो दोनों ही करेंगे तो दोनों ही खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल भाई, मर्द को ज्यादा फिजिकली एनर्जेटिक बनाया अल्लाह ने, तो डबल काम कर भाई, तू ज्यादा मेहनत कर। उसके पास 24 घंटों में आवर्स तो लिमिटेड है ना। वैसे जो डे केयर वाला जो मेरा या उनका पॉइंट है ना ज़ारा का, वो ये था कि एक ही ऑफिस में, उसी में अगर औरत का बच्चा भी जा रहा है औरत के साथ, तो बहुत मर्तबा चक्कर लगा लेती है औरत, देख लेती है, खेल लेती है, लंच ब्रेक में उसके साथ बैठ जाती है। तो वो नहीं होता कि आप 24 घंटे या 8 घंटे अपनी सीट पे ही चिपके रहते हैं, वो चलते फिरते रहते हैं, वो जाती है। बड़ी औरतें ऐसी मैंने देखी हैं खवातीन जो कि बच्चों को साथ लेके जाती हैं और फिर उनकी वो मैंने बड़े औरतें ऐसे देखी हैं, और मर्द भी लेके जाते हैं। मुझे मेरे वालिद साहब अपने
दफ्तर लेके जाया करते थे व्हेन आई वाज इन अ क्रिब, और वो छोटा बच्चा जिसको माँ ही संभाल सकती मलिक साहब आ गए, तो कंप्लीट तो कर लूं, मतलब मलिक साहब ठीक है, मलिक साहब कैन वेट फॉर अ मिनट, लेकिन जी मलिक साहब हमें जल्दी है आपकी तरफ आने की, बताएं। मलिक साहब की आवाज कम आ रही है, लेकिन बोले मलिक साहब आपकी आवाज। अच्छा, आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है। मैं ये कहूँगा कि जैसे खवातीन का है, ज़रूरत है आज माशरे की कि खवातीन उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन वैसे देखा गया है कि जिम्मेदारी उस औरत को अल्लाह ताला ने इतनी टेंडेंसी दी है कि वो सारे काम माशाल्लाह बड़ी हिम्मत की बात है। और हमारे घरों में तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जी ऑफिस में वो जब जाना है तो उसने बच्चों को तैयार भी करना है, अब शौहर के लिए भी नाश्ता बनाना है, फिर वो अपने लिए भी तैयार होती, फिर ऑफिस भी जाती है। ये शायद मर्द नहीं कर पाए अगर उनके जुम्मे ये काम लगाया जाए, तो ये बड़ी हिम्मत की बात होती है। और वो जब वापस उसने घर आना है फिर भी उसने सारे घर के काम करने हैं। मैं कहता हूँ कि सलाम और सलूट है, हिम्मत और दाद के इस लिहाज से जो लोग वर्किंग वुमेन है वो सारा अपना घर का काम भी उन्होंने करना है, बाहर का भी करना है, तो ये मुश्किल हो जाता है ना, उसमें बच्चे निगलेक्ट हो जाते हैं आपके ख्याल में या नहीं? उसमें फर्क पड़ता है। उस पे मैं ये कहूंगा कि ये हमारा एक बड़ा एक दब्बा है हमारे, इस हकीकत एक ऐसी है तल्ख कि हमारी आज जैसे बच्चों की तालीम पे तवज्जो है लेकिन तरबियत पे नहीं है, उसका नुकसान हो रहा है। वो थोड़ी सी हम लोग उसमें लैग कर रहे हैं, शायद हम अच्छे वालिदैन नहीं रहे। हमें टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए, इसमें कि एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, जैसे शौहर को तो दोनों मिलके चलें तो तरबियत बहुत अच्छी, तरबियत का बहुत नुकसान। लेकिन दोनों ही ऑफिस में होंगे तो करेंगे कैसे? लेकिन वो कौन सा आवर होता है, मैं ये भी जानना चाहूंगी मलिक साहब आपसे, आप बताएं कि मतलब बहुत कम ऐसी माएँ हैं, वो तो माओं को भी पता होता है, अक्सर वो इस चीज का इंतजार कर रही होती हैं कि ये स्कूल जाना शुरू हो या डे केयर जाना शुरू हो तो फिर मैं जाऊंगी वापस जॉब पे अपने। तो कुछ ऐसी खवातीन भी हमने देखी हैं, बल्कि ज्यादा ही मैंने तो देखी है, जब थोड़े बड़े हो जाए ताकि वो स्कूल से निकल जाए तो मेरे पास टाइम है बहुत सारा, 8 घंटे स्कूल में है तो मैं चली जाया करूंगी। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको लगता है कि घर को वो फिर तवज्जो नहीं दे सकती, या ये ठीक है? नहीं दे सकती हैं तवज्जो। देखिए मैंने अभी देखा है कि जो मल्टीनेशनल जो अच्छी कंपनियां उन्होंने तो डे केयर का, वहाँ छोटे बच्चों को मैंने देखा है वो माँ के साथ आते हैं, परवरिश पाते हैं। देखिए बात पता है क्या, क्वालिटी टाइम देना है आपने। क्वालिटी टाइम बेशक कम होता है, उसका इम्पैक्ट होता है बच्चों के ऊपर। आप क्वालिटी टाइम दें, उसको मैनेज करें कि मेरे बच्चे के लिए क्या बेहतर है। जब हम सोचते ही नहीं है बच्चों के लिए, हम सोचें कि क्वालिटी टाइम दें जिससे बच्चा हमारा अच्छी चीजों को ले, उस चीज को लेकर चलेंगे तो वो रिजल्ट भी अच्छा निकलेगा। क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ मुमकिन है। आज जो कौमें तरक्की कर गई हैं, वो एक मशहूर फिलासफर थे रोसू, वो कहते हैं मुझे पढ़ी लिखी माएँ दे, मैं अच्छी कौम दूंगा। तो सब कुछ मैनेज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल, लेकिन पढ़े लिखे माएँ तो जरूरी है, तालीम तो हमारे लिए फर्ज करार दी गई है, मर्द और औरतों दोनों के लिए। और हमारे इदारों को और हमारे मुल्क में जो पॉलिसी है उसको मजीद उसको ठीक होने की जरूरत है। और अच्छा, नाइला सोहेल साहब हैं जी इस्लामाबाद से, रिटायर्ड प्रिंसिपल है जी, वो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल साहिबा आपका बड़ा किरदार है मेरी, कम से कम मेरे बड़े होने में। हाँ, क्योंकि वो भी एक प्रिंसिपल, नहीं नाइला साहिबा नहीं, लेकिन एक और प्रिंसिपल थी जिन्होंने कम से कम मुझे इतना संभाला कि माय मदर कुड वर्क एट दैट टाइम एंड शी नीडेड टू। तो बताएं नाइला साहिबा क्या कहेंगी आप? प्रिंसिपलों को तो मैं वैसे सलूट करती हूँ। मैं बिल्कुल यही मैं बात करने लगी थी, मैं बिल्कुल ऐसी ही, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। एक्चुअली मैंने जब जॉब ज्वाइन की तो मेरे स्कूल ने मुझे 3 माह की मेरी बेटी के लिए उन्होंने मुझे, हेलो जी सुन रहे हैं आपकी बात आ रही है? अच्छा, 3 माह की बेटी के समेत उन्होंने मुझे कहा कि आप ज्वाइन कर लें, और मुझे एक छोटे से कमरे में नर्सरी बनवा दी और मेरी बेटी वहीं पढ़ी और अब माशाल्लाह वो लॉयर है। तो आई फील कि ये हमें जिम्मेदारी सबको अदा करनी है। हम कहते तो यही है कि जी गवर्नमेंट कर ले तो चाइना वाला काम हो जाए, कि जहाँ उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के साथ उन्होंने 15,000 बच्चे के लिए गवर्नमेंट रन नर्सरीज बनाई हुई थी, और इसीलिए उनकी जो नस्ल है वो एक जैसी और इतनी सेंसिबल और क्रिएटिव जो उन्होंने क्वालिटीज क्रिएट करनी थी वो कर ली। हम बच्चों को ही बहुत बुरी तरह इग्नोर कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि भाई एक तो हर गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है कि हर इंस्टीट्यूशन में नर्सरी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो उसके लीड्स हैं, जो हेड्स हैं, दे डोंट ऑलवेज वांट टू डू दैट। एक हमारे यहाँ इनेट नापसंदीदगी है फॉर अ वर्किंग वुमन कि जी ये जैसे पता नहीं सैर सपाटे के, आई एम सॉरी मैं तल्ख बोल रही हूँ,
सैर सपाटे के लिए निकलती है और उसमें जो बच्चे तबाह हो रहे हैं ना, उसका नुकसान हम सबका है। सो उसमें 2-3 जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगी वो ये है कि एक तो हर इंस्टीट्यूशन के लिए ये मैंडेटरी हो कि वो नर्सरी हो, बनाए नर्सरी। नहीं बनाती तो जैसे हम जैसे लोग हैं, हम पास पेरेंट्स हैं तो रिटायर्ड हैं और वी लुक फॉरवर्ड टू द स्मॉल चिल्ड्रन। हम लोग छोटे बच्चों को अगर हम एक वो करें ऑर्गेनाइज्ड और सर्टिफाइड सिस्टम के जरिए, हम इन बच्चों की तरबियत में हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारी भी मसरूफियत तो रहेगी। मेरा सब एक सवाल है, अगर आपको उस वक्त नर्सरी ना मिलती आपकी बेटी के लिए जब वो छोटी थी और आप नया ज्वाइन कर रही थी इंस्टीट्यूट, तो आप क्या करती? मतलब व्हाट वर दी ऑप्शंस इन योर माइंड? क्या आप जॉब से ब्रेक ले लेती, छोड़ देती, लीव ले लेती, या बच्ची मतलब कैसे? मैंने तो बेटा छोड़ दिया था, मैंने तो छोड़ दिया था। आई वॉज वेरी क्लियर, इसलिए कि बच्चे को तो जाहिर है बच्चे मैंने बहुत अपने, जब बच्चे माँ की एब्सेंस में पलते हैं तो द मेड इट एट होम शी माइट बी बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो रिप्लेसमेंट नहीं है। मतलब तो माँ है ना, माँ और मेड में माँ है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं। ग्रैंड पेरेंट्स अगर करें तो ये तो बहुत ही बड़ा तोहफा है और हम भी कर रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि मैं आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट। मेरे पास मेरी ग्रैंड डॉटर भी आती है। अच्छा। और वो एक जॉय है मेरे लिए। बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल है कि जो वालिदैन है ना, इनको भी स्टेप इन करना चाहिए। तो आपने छोड़ दिया था ना, मतलब अब यही देखें, ऑप्शन नहीं थे, अगर जहां पर ऑप्शन नहीं होंगे वहां बहुत सारी खवातीन छोड़ देंगी। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जरूरत जो है, इकोनॉमिक जरूरत ना हो तो फिर क्या औरत के लिए जॉब करना मैंडेटरी है या नहीं है? देखिए, मैंडेटरी तो अल्लाह मियां ने नहीं बनाया हुआ, लेकिन औरत के लिए जॉब करना उस वक्त लाजमी हो जाता है जब बाज दफे वो अपने बच्चों को वो लाइफ देना चाहती है, बाज दफे वो एजुकेशन देना चाहती है, जो कि अपने मियाँ की हलाल की कमाई में बाज़ औक़ात नहीं मुमकिन होता। तो ये जो एक जुमला है ना कि जी ये शौकिया करती हैं, शौकिया खवातीन जो फिर करती हैं, उनके फिर बच्चों को डे केयर की जरूरत नहीं होती, वो डे केयर में रख भी लेती। हमारे यहाँ खवातीन वही परेशान होती हैं जो फाइनेंशियल रीजन से निकलती हैं। जाहिर है पैसे उन्हें बचाने भी होते हैं और वो सारे सिलसिले होते हैं। तो मेरा ख्याल है इस डिस्कशन से निकल आए कि जी ये शौकिया कर रही हैं या मजबूरी में कर रही हैं, लेट्स फोकस कर रही हैं तो उनको फैसिलिटेट करें। हाँ, मतलब लेट्स फोकस ऑन द प्रॉब्लम। बच्चा जाया हो रहा है, बच्चे के ये 4-5 साल निकल गए, तो मतलब आइडियली ऐसा होना चाहिए कि इकोनॉमिकली या फाइनेंशियल बर्डन के तहत उनको जॉब करने की ज़रूरत ना हो, आइडियली ऐसा होना चाहिए, और उसके बाद वो अपनी मर्जी से करना चाहें तो सौ बिस्मिल्लाह भाई, उन्हें कोई रोकने वाला ना हो और उनको फैसिलिटेट करें जो भी। अवैस यहाँ पे मैं आपसे जरा सा डिसएग्री करती हूँ कि किसी के लिए भी ये रूल कोई नहीं बना सकता कि जी उनको जॉब करनी चाहिए या नहीं। वो तो खुद तय करेंगे। हाँ, दिस इज बिटवीन द टू ऑफ देम, और हमारा जिम्मा है, मुआशरा हमारा जिम्मा है। आप देखें वो जो 3 बच्चे, कोई वो कौम जिंदा रह सकती है कि जो 3 बच्चे जो ट्रंक में, वो माँ बाप नौकरियों पे गए हुए थे और वो बच्चे ट्रंक में बंद होके उनकी डेथ हुई। आई डोंट नो वेदर यू नो अबाउट। तो मतलब ये हमारे सारे मुआशरे के ऊपर। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल बर्डन के तहत अल्लाह ना करे कि किसी को जॉब करने की इतनी ज़रूरत पड़ जाए। आइडियली ऐसा हो कि उस बेचारी औरत को फाइनेंशियल बर्डन के तहत जॉब करने की ज़रूरत ना हो। अगर फाइनेंशियल बर्डन का मसला नहीं है, उसके बावजूद वो करना चाह रही है, अच्छी बात है, करे, जो जैसा उसका दिल चाहे वो खुद मिल बैठकर फैसला करें कि किसने क्या काम करना है, कितना करना है। और अगर कोई खातून जॉब करने के लिए आ रही है तो हम बहैसियत इदारा उसकी फैसिलिटेशन करें, करें। और जो एक्सटेंडेड फैमिली है, देखिए एक जमाने में जो मोहल्लेदार थे उनके पास माँ बाप बच्चे छोड़ जाते होते थे। जी, तो जब तक पूरा मुआशरा नहीं, जैसे प्रिंसिपल बता रही है शिफा, प्रिंसिपल के पास हो, मेरी बेटी को भी ऐसे ही मेरी कलीग्स जो थी वो संभालती थी। सो वी ऑल डू दैट। तो ये तो एक कल्चर हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नाइला साहिबा, आपने बड़ा वक्त निकाला और बड़ी अच्छी बात की। और मेरा अपना मानना ये है कि अब दिस इज द न्यू नॉर्मल।
लड़कियां घर से बाहर निकलती भी हैं, वो जॉब भी करती हैं, भाई एक्सेप्ट इट और उनको दें वो फैसिलिटेशन, ताकि आपकी आने वाली नस्लों पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने के बजाय पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। वो अगर ऑफिस आ रही है 8 घंटे अपने बच्चे को साथ ला रही है, तो उसको दें वो जगह कि वो जहां पर बैठकर उसके खाने में उसके साथ शिरकत करे, उसके साथ थोड़ी देर खेल ले, अपना खाना लेकर बच्चे के साथ बैठ जाए, खा ले, उसको अपने हाथ से खिलाए। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि भाई अगर कोई घर में नहीं है तो वैसे ही किसी आम डे केयर में छोड़ दिया, जहां उसको भी जाने के लिए पेट्रोल भी खर्च करना है, पैसे भी अलग से देने हैं, उसको जाकर टाइम अपने पास होगा, उसके करीब होगा, उनके लिए फैसिलिटेशन का माहौल पैदा करें। और ये सिर्फ औरतों की जरूरत नहीं है, बाज़ औक़ात बड़े मर्द ऐसे भी हमने देखे हैं जो डिवोर्स्ड हैं या जिनकी बीवियां हयात नहीं है या जिनकी ऐसी सिचुएशन है कि उनको बच्चों को अपने पास रखना है, तो फिर वो अपने बच्चों के लिए बेचारे भागे जा रहे हैं, भाई मैंने उसको स्कूल से पिक करना या डे केयर से पिक करके फिर दादी के पास छोड़ना और फिर वहां पे भाई के पास लेके जाना। तो भाई उनको भी वो जगह दें। मर्द भी उतना ही पेरेंट है जितना औरत है, लेकिन ये है कि वो क्योंकि इतना ज्यादा बर्डन शिफ्टेड है खवातीन की तरफ, और जाहिर है होना भी चाहिए, राइटली सो, लेकिन जिम्मेदारी ये है कि मर्दों को बिल्कुल ही हम बरी जिम्मा कर देते हैं। और एक मर्द ने, मैंने एक जगह सुना था कि उसने कहा हमें एक डे केयर चाहिए, तो लोगों ने उसको बड़ा हैरत से देखा, तुम्हें क्यों डे केयर चाहिए? भाई उसको चाहिए होगा, उसकी सिचुएशन ऐसी होगी। अगर आपको याद हो एक मीटिंग में उसको बड़ा मॉक किया गया उधर लोगों की तरफ से, तुम क्या करोगे यार, बीवी को दे के आओ बच्चा। तो भाई अगर बीवी नहीं है उसकी, मसरूफ है, पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, बिल्कुल। तो ये इस चीज को, इस माइंडसेट को चेंज करना है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि अनपढ़ आदमी है तो उसको समझ नहीं आ रही, पढ़े लिखों का भी यही आलम है। तो जो हमारी रियासत के वो सुतूनों में बैठे हुए हैं उनको ये चाहिए कि ये एक लॉ कर दें। मैं तय कर लिया, और ये डे केयर सेंटर खोलूंगा, है डे केयर सेंटर खोलेंगे। चलो ये अच्छा तरीका है, अपॉर्चुनिटी बिजनेस। चलो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक में मैं इस पे सोच लेता हूँ जरा। थैंक यू। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान महाजराए शिद्दत इख्तियार करती हुई नजर आ रही है और इनका एक अहम मैदान है सूबा सिंध, जहां पर नून लीग अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ नून लीग ने इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया, हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत में जाने का ऐलान कर दिया। और नून लीग सिंध के जो सदर हैं, सदर जनाब बशीर मेमन साहब और खेलदास कोहिस्तानी समेत दीगर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम आयद किया है कि हल्का बंदियों में पीपल्स पार्टी के तमाम फरमाइशी प्रोग्राम को पूरा किया गया है। और फिर पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा कर रहे हैं, नवाज शरीफ को लाडला करार दे रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों में से कौन सच्चा है। हमारे साथ खेलदास कोहिस्तानी साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। मेरा एक बेसिक सा सवाल है जो मुझे समझ में नहीं आई चीज़, कि सिंध जो है वो हमेशा से हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी का रहा है और वो उन्हीं के पास जाता है और अभी भी उन्हीं के पास जाएगा। और जो पंजाब है उसमें हमेशा से हमने नून लीग देखी है। वो अलग बात है कि पिछले कुछ अरसे में वहाँ पर एक नई जमात इमर्ज कर गई, लेकिन जिस तरह से आप लोग भी कहते हैं, बड़े कमेंटेटर्स भी ये बात मानते हैं कि नून लीग का गढ़ रहा है ना पंजाब। तो वहाँ पर अब पीपल्स पार्टी का आना, वो क्यों इस बात पे जंग करना चाह रहे हैं कि भाई हमें पंजाब में आने दो, और आप लोग क्यों खामखा बैठे बिठाए सिंध जाने की कोशिशें कर रहे हैं? जो जहाँ है वहीं बैठा रहे, जीत तो रहे हैं आप लोग अपने अपने सूबों में। जी देखें, 2008 के बाद बिल्कुल आपकी बात सही है। ये जो 15 साल है, 3 टेन्यूअर जो है पीपल्स पार्टी ने सिंध में हुक्मरानी की है। उससे पहले 97 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और बाकी इत्तेहादियों की हुकूमतें आती रहती है। अरबाब रहीम चीफ मिनिस्टर बने, लियाकत जतोई चीफ मिनिस्टर बने, मुज़फ़्फ़र शाह साहब बने, जाम सादिक बने। ये नहीं कि सिर्फ मगर वो टेन्यूर उनको 2 साल या 1.5 साल या 3 साल मिला था। इनको 15 साल से ये सिंध पे काबिज़ है और सिंध पे हुक्मरानी कर रहे हैं। तो हम समझते हैं मुस्लिम लीग नून कौमी जमात है, हमारा भी हक़ है कि हम सिंध में जाकर अपनी हुकूमत बनाए या इत्तेहाद बनाए या अब सियासत करें। तो पीपल्स पार्टी ने 15 साल से नो गो एरिया बनाया हुआ है तमाम जमातों के लिए। जो जमातों में जैसे मुस्लिम लीग नून के लोग थे उनको ज़बरदस्ती अपनी पार्टियों में शामिल कराया गया। उसकी वजह एक ये कि ये जो 18वीं तरमीम है उसके बाद इख्तियारात सूबों के पास आ गए,
पावर सूबों के पास है, तो जो सूबों में रहने वाले सियासत करने वाले वो समझते हैं कि हमें जो भी कुछ मिलना है सिंध सूबे की हुकूमत से मिलना है, तो जाहिर है उसका फेज़ जो तरक्की और खुशहाली का 18 अमेंडमेंट के बाद सिंध को नहीं मिला है। सिंध की आवाम मायूस है। पंजाब में 18 अमेंडमेंट का फेज़ मिला है तरक्की खुशहाली गवर्नेंस की सूरत में, यहाँ पे नहीं मिला है। तो अवाम तो तंग है, मगर जो इलेक्शन लड़ने वाले जो इलेक्टेबल है या जो सियासतदान है वो ज़्यादातर पीपल्स पार्टी ने किसी का पानी बंद करके किसी का कुछ प्रॉब्लम करके उन्होंने अपने जमातों में शामिल कर दिए हैं। बाकी थोड़े बहुत जो बचे हैं या जो उनको भी ऐसी बदमाश पार्टी को आप लोग अपने साथ 16 महीने हुकूमत में बिठा के रखा था आप लोगों ने, तो वो उस वक्त ये बदमाशियां उनकी आप लोग उनको याद नहीं दिलाते थे कि यार ऐसा ना करो, सिंध में बुरी बात है? देखें, मैं पीपल्स पार्टी को बदमाश जमात नहीं समझता, मैं उसकी तर्ज सियासत की बात कर रहा हूँ। अच्छा। पहले ये दुरुस्तगी कर लूँ। 16 जमातों में हम बिल्कुल इकट्ठे हुए थे। तो पानी बंद करना, हम ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं। को जिस नेज पे पहुंचाया, जिस नेज पे ये मुल्क पहुंच गया था, हमें मुल्क बचाना था, ये हमारी प्रायोरिटी थी। कल भी हम बैठ सकते हैं, कोई सियासत में हम ये मैं नहीं कह सकता कल हम नहीं बैठ सकते। अगर हालात ने हमें मजबूर किया तो हम कल भी बैठ सकते हैं, ये सियासत का हिस्सा है। मगर उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम सिंध में सियासत ना करें, सिंध में अपनी जमात को मुनज़्ज़म ना करें, अपने अवाम नहीं, चारों तमाम जमातों को लिए, तमाम जमातों के चारों सूबे मौजूद है। नवाज शरीफ सिंध आ रहा है, पहले भी वो 2013 से पहले भी कई बार वो आए, उन्होंने कोशिश की सिंध में, मगर उतनी कामयाबी हमें नहीं मिली। अब हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब अनकरीब सिंध में आएंगे इसी दिसंबर के महीने में, और हम सरप्राइज देंगे पीपल्स पार्टी को सिंध में सरप्राइज देंगे। कराची में जो हमारा मैंडेट है, जो जिस तरह हम उसको वोट में कन्वर्ट नहीं कर सके, उसके लिए हमारी कोशिशें हैं। और हम समझते हैं कि इस वक्त जितनी इत्तेहादी MQM GGA से जो हमारी बातचीत हो रही है, JUIF और मुस्लिम लीग, ये सब मिलकर सिंध हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। और पीपल्स पार्टी की घबराहट, चीख पुकार और ये जो बातें हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, हालांकि जो सिंध का चीफ मिनिस्टर है, एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है, हमें उस पर एतमाद है, मगर जो उसके नीचे सारा ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है, वो सिस्टम 15 साल से जो राज था, वो उसके सामने वो मजबूर है, वो उसका बस नहीं चल रहा है। इस वक्त कराची का जो मेयर है वो कराची की खिदमत कम, पीपल्स पार्टी की खिदमत ज्यादा कर रहे हैं। हालांकि उस मेयर को अगर मुस्लिम लीग नून के 9 तो मैं सर यही तो कह रहा हूँ, सर मैं भी यही कह रहा हूँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। पिछले वजीर आला भी असरअंदाज हैं, कराची का मेयर भी सही नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है उनको आप किसी एक लफ्ज में समोएंगे तो वो क्या होगी? पीपल्स पार्टी का कंडक्ट कैसा है? पीपल्स पार्टी, मैं तो ये कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी ने नो गो एरिया सिंध में बनाया हुआ है तमाम बाकी जमातों के लिए। वो चाहते हैं कि सिंध सिर्फ हम ही, तो नो गो एरिया जो बनाता है उसे बदमाश नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अवाम की उसको, उसके लिए कोई और लफ्ज बताएं मुझे। नहीं, देखिए ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है उनकी जो गलत है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। मैं लफ्ज बदमाश, देखे मैं 90 की सियासत नहीं करना चाहता ना हमने जो 4.25 साल ये नफरत और उसकी सियासत उसका सामना किया है, इंतशार की, वो हम नहीं करना चाहते। हम पॉलिटिकली अपना केस रखेंगे, हम दलील से बात करेंगे। मैं उसकी तर्ज हुक्मरानी पे तनकीद कर रहा हूँ, तर्ज अमल पे तनकीद कर रहा हूँ। मैं उसको बदमाश, गाली गलोच ये पीपल्स पार्टी में नहीं करूँगा, क्योंकि हम सियासी वर्कर हैं। हमारी लीडरशिप, हमारे कायद नवाज शरीफ साहब ने हमें ये नहीं सिखाया कि आप जाके इस तरह की बदमाशियाँ, इस तरह की लड़ाई झगड़े में सुल्तान राय ठीक है, सही है, ठीक है, वो कोई और लफ्ज़ कर लेते हैं, चले ठीक है, तर्ज हुकूमत सही नहीं है। अब मुझे पहले 2 चीज़ें बता दें। एक तो ये कि हल्का बंदियों में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, थोड़ा सा अगर एलेबोरेट कर देंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, फिर मैं दूसरी चीज़ पर आता हूँ। देखें, कराची में जो देही और शहरी वोट है, तो इनको अपने मनपसंद हलकों को बनाया गया है ताकि MQM, PMLN जो उनका वोटर है उनको तकसीम किया जाए।
जो हमारा हल्का है 242, 243, ये तमाम हलकों में कराची से लेकर कश्मीर तक सांगड़ में इस तरह किया गया है। इसी तरह मतलब एक यूसी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जो शहरी वोटर है वो एक जगह पे है, अगर उनके वोटर नहीं है तो ये नून का वोटर है तो उसको किसी और में एडजस्ट किया गया है। तो ये सारी महारत से मैं ये कह रहा हूँ कराची मेयर हाउस जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, सारी समरियाँ वहाँ से बनती है। वज़ीर कानून थे जो आज के हमारे मेयर है, वो आज भी वही काम कर रहे हैं जो पहले से अपनी सिंध हुकूमत के लिए करते हैं। तो जाहिर है उसकी ब्यूरोक्रेसी है, चीफ सेक्रेटरी के नीचे जो लोग हैं, आईजी के नीचे जो एसएसपीज हैं, तो वो सारे अगर आईजी चीफ सेक्रेटरी भी कुछ करना चाहे नहीं कर सकते कि क्योंकि प्यून से लेकर सारे बंदे उनको उनके लगाए हुए हैं। जो छोटे अफसर से अब बड़े अफसर बन गए, वो समझते हैं कि 15 साल से पीपल्स पार्टी है, आइंदा भी पीपल्स पार्टी आए, तो उनका अपना खौफ है। तो ये खौफ हम उनसे निकालेंगे। हम चाहते हैं कि ये जो सरकारी मुलाजम है ये सिंध सूबे के है, ये गवर्नमेंट के मुलाजम है, किसी पार्टी के नहीं है। उनको फेयर सही हुकूमत के नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, अब ये सारी कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं इसमें इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर जो है सिंध के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो भी इसमें उनका साथ दे रहे हैं। बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध का जो मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ वो हर जगह पे सिस्टम है। वो सिंध के चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस में भी उसका सिस्टम है, वो सीएम हाउस में भी ये सिस्टम है, मेयर हाउस में भी सिस्टम है, पुलिस में भी उनका सिस्टम है, चीफ सेक्रेटरी के अंडर भी सारे ये सिस्टम चल रहे हैं। उस सिस्टम का हम जो है मुतासरीन है, सारी जमातें, एमक्यूएम, मुस्लिम लीग नून, फंक्शन लीग, हम जो चीख रहे हैं। हम कल जो तमाम पार्टियों ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका मतलब यही है कि ये खराबियां हैं उसको दुरुस्त किया जाए। हम अपनी बात कह रहे हैं कि इस तरह किया जाए। हम इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। हम इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम इलेक्शन चाहते हैं और हम समझते हैं कि ये अवाम को हम मौका देते हैं कि वो फैसला करें। क्या इनकी तो आप जो अदालत में गए हैं बंदियों के खिलाफ, बेरोजगारी, वहाँ पर क्या होना है? वो तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, फिर इलेक्शन तो हो जाएंगे उससे पहले से, फैसले से पहले। देखिए अदालत हम कानून हाथ में तो नहीं ले सकते ना, हम लड़ नहीं सकते। हम कानून के सामने जाएंगे, हम अदालतों के सामने जाएंगे। हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ होगा, हमारे साथ इंसाफ किया जाएगा। जिन कैंडिडेट को हल्का वाइज जिनको एतराज़ आता है वो गए हैं और अभी जा रहे हैं, तो ये हमारा कानूनी हक है, वो भी हम इस्तेमाल करेंगे। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि हम इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी सिंध की अवाम के पास क्या सिंध की अवाम समझती है हमारी किस्मत यही है? नहीं, वो चाहते हैं कि पंजाब जैसा सिंध बने, कराची जैसा लाहौर जैसा कराची बने, फैसलाबाद जैसा हैदराबाद बने, गुजरांवाला जैसा सखर बने। तो आए हमें मुस्लिम लीग नून को वोट दे। बाकी जो हम जमातें हम सिंध के अवाम को इंश्योर कर रहे हैं कि हम आपको तरक्की और खुशहाली देंगे। अब हम अपना प्रोग्राम लेके जा रहे हैं। नवाज शरीफ का विज़न मौजूद है, कराची हैदराबाद मोटरवे, सखर मुल्तान मोटरवे नवाज शरीफ साहब ने दिया। सखर मुल्तान हैदराबाद का संगे बुनियाद शहबाज साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने रखा, मगर वो करप्शन का शिकार हुआ है। सिंध के डिप्टी कमिश्नर और जो वहाँ पे सिंध का अमला था वो मलौस है और उस वजह से वो मोटरवे रुक गया। तो ये तरक्की और खुशहाली का जो सफ़र रुकता है, तो मैं समझता हूँ सिंध की अवाम को फैसला करना चाहिए। सिंध में अमन नवाज शरीफ ने दिया, सिंध में कराची में मेट्रो ऑरेंज बस नवाज शरीफ साहब ने दी। आपको कराची समेत सिंध के हर जगह पे नादरा के मेगा दफ्तर नज़र आएंगे आपको। मतलब गवर्नेंस जो काम हमारा था वफाक ने किया है सिंध के लिए। तो अब वक्त आ गया है कि सिंध की अवाम अपना फैसला करे और एक ऐसी जमात, एक ऐसे इत्तेहाद को हुकूमत दें जो जिनका रिकॉर्ड और तरक्की। जो शहबाज स्पीड, बिलावल साहब खुद मांगते थे कि शहबाज स्पीड चाहिए, तो शहबाज स्पीड वोट से आएगी, ऐसे नहीं आएगी, आपके मुतालबे से नहीं आएगी। शहबाज स्पीड वोट से आएगी। अगर आप चाहते हैं कि शहबाज स्पीड हो, जी उसी स्पीड से बिलावल साहब ने यह भी कहा है कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान महंगाई लीग है, और उसी स्पीड से उन्होंने ये भी कहा है कि आप तो लाडले हैं, तो इस लाडले के तासुर को तो जाहिल करने में अभी तक कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं हुई है आपकी। लाडला प्लस बने हैं बल्कि। हाँ
लाडले वो हैं जिन्होंने बलूचिस्तान में जाकर हमारी हुकूमत गिराई। लाडले वो हैं जिन्होंने सेनेट में हासिल बिजंजो को हराया। लाडले वो है जिन्होंने नवाज शरीफ खिलाफ साजिशें की और उसको नायल किया गया। लाडले वो है जो चाहते हैं कि हमें वही हमारे लिए दरवाज़ा खुल जाए, मगर अल्लाह का शुक्र है अब ये लाड इन जैसे कामों के लिए इस्तेमाल होने वाले सियासतदानों के लिए ये लाड बंद हो गया है। लाडला बनाएगी तो पाकिस्तान की अवाम बनाएगी, सिर्फ उसको इख्तियार है, बाकी अब किसी को इख्तियार नहीं है। ये हमें पता है, हम उन माजी में नहीं जाना चाहते। हमें पता है किस तरह हमारे खिलाफ, हमारी हुकूमतों के खिलाफ सेनेट में जो कुछ हुआ है ये किस तरह हुआ है, मगर हम माजी में नहीं जाना चाहते। बिलावल साहब की तकलीफ हमें समझ में आ रही है, क्योंकि उसने वक्त से बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी मुलव्वस थी, सेनेट में हासिल बिजंजो के जो शिकस्त है, ये सब हमारे पास ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, मगर हम उसको आगे बढ़ना चाहते हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त अवाम को मौका मिला है, 8 फरवरी का पाकिस्तान की अवाम को फैसला करना है। और जो पीपल्स पार्टी का हम शुक्रगुजार भी हैं जिन्होंने ये शिकस्त तस्लीम कर लिए। बिलावल साहब ने जो बार बार कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन रहे हैं, हाँ बिल्कुल पाकिस्तान की अवाम चाहती है कि हमारे जो मसाइल है उनका हल हो। उसका एक ही लीडर है और मसीहा वो समझते हैं नवाज शरीफ साहब को, तो वो नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाएंगे। पाकिस्तान की अवाम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे खेलदास कोस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और पीपल्स पार्टी के हवाले से जो रिफ्ट चल उसके हवाले से बात हो रही थी। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। इंसानी जिस्म को मुख्तलिफ किस्म के विटामिन्स की, मिनरल्स की ज़रूरत होती है और इसके लिए मल्टी विटामिन सप्लीमेंट्स हों या प्रोटीन शेक्स हों आजकल बड़ा चल रहे हैं और पूरी दुनिया में ये इनका इस्तेमाल एक मामूल की बात है। लेकिन अब डॉक्टरों ने रिसर्च करके ख़बरदार किया है कि इन सप्लीमेंट्स के बायस ये जो मल्टी विटामिन की गोलियाँ, कैप्सूल्स, टैबलेट्स हम लेते हैं, इनसे मोज़ी मर्ज़ कैंसर लाहक हो सकता है लोगों को। और जदीद तहकीक भी सप्लीमेंट्स के बायस कैंसर होने के शवाहिद सामने ला रही है। बरतानिया में मुकीम माहिर सरतान डॉक्टर मोहम्मद मुनीब खान जो हैं उन्होंने खबरदार किया है कि इनके बायस कैंसर जो है वो लाहक होने के इम्कानात 30% बढ़ जाते हैं। और इसलिए इन सप्लीमेंट्स पर भी बेसिकली इन जिस तरह से वो सिगरेट की डबिया पे लिखा होता है ना कि वार्निंग दी होती है, इन सप्लीमेंट्स के डब्बों पे भी वार्निंग लिखी होनी चाहिए। और उनका कहना यह है कि विटामिन के उसूल के लिए कुदरती ज़राए सबसे बेहतर हैं, तो अपनी ग़िज़ा में इस चीज़ को शामिल करें। मल्टी विटामिन की गोलियां लेने के ये हक में नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद मुनीब खान मौजूद और इनकी एक किताब भी है जो कि इसी कैंसर के हवाले से, उस पर भी हम बात करेंगे और ये विटामिन सप्लीमेंट्स कितने खतरनाक हैं ये हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप शिफा, कैसे हैं आप ओवैस? बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। थोड़ा सा अगर हमें गाइड करें भाई, ये तो बड़ी कॉमन सी नॉर्मल सी चीज़ है, सारी दुनिया इस्तेमाल करती है मल्टी वाइटामिन और ये जो सप्लीमेंट्स, हाँ सब ये विटामिन डी, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई सर अब अचानक से? पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ आजकल के दौर में इंसानों को ग़िज़ाइयत की कमी नहीं रही। हमारे पास बहुत भरपूर ग़िज़ा है, हम अंडे, गोश्त, दूध हर चीज़ मुयस्सर है और इसके अलावा फल फ्रूट भी मुयस्सर है और इनके अंदर मल्टी विटामिन पाए जाते हैं, हर किस्म के विटामिन पाए जाते हैं और हमारे जिस्म को जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हमें खुराक में मिल जाते हैं। अब ये जो सिंथेटिक विटामिन हैं इनके अंदर बहुत बड़ी मिकदार होती है विटामिन की, जो कि हमारे जिस्म की ज़रूरत से बहुत बढ़ के होती है। और जब आप मुनासिब ग़िज़ा खा रहे हैं, जो कि आजकल की अक्सरियत आबादी खा रही है, उसके साथ इनका लेना ख़तरनाक इसलिए है कि इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो जिस्म की चर्बी में जमा हो जाते हैं और उनकी मिकदार अगर बढ़ जाए तो जिस्म को नुकसान देते हैं। मसलन विटामिन डी जो है, अगर ये जिस्म में ज़्यादा हो जाए तो एक कैफियत है जिसका नाम है हाइपर विटामिनोसिस डी। इसमें आपके जिगर, लिवर और किडनीज, गुर्दों को नुकसान पहुंच सकता है और बच्चों में जहनी नशोनुमा कम हो सकती है। लेकिन इस चीज़ की कोई एहतियात नहीं की जाती। मैं ये कहता हूं कि आप विटामिन ज़रूर इस्तेमाल करें, मल्टी विटामिन इस्तेमाल कीजिए अगर आपके जिस्म में कमी है।
अपने विटामिन के लेवल चेक कीजिए, जितनी कमी है उसके मुताबिक डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन दे, और जब वो कमी दूर हो जाए 2-3 माह बाद दोबारा रीचेक करें, उसके बाद आप ग़िज़ा के ज़रिए अपनी ज़रूरियात पूरा करें। पुराने वक्तों में अवैस, आप तो पुराने वक्तों के वैसे नहीं हो, लेकिन पुराने वक्तों में शायद आपने सुना हो कि हुक्मा मल्टीविटामिन बनाते थे जिनको कुश्ते कहा करते थे, और ये कुश्ते हर एक को रोज़ाना बाकायदगी से नहीं। औरतें जब वो होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, बच्चा पैदा होता है, तो मेरे ख्याल में पनीरी बनाने का रवाज भी है शिफा हमारे यहाँ, लेकिन वो पनीरी रोजाना नहीं खिलाई जाती हर औरत। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब एक बच्चा ग्रो कर रहा हो, एक पहलवान या एथलीट जिम जा रहा हो, एक औरत प्रेग्नेंट हो या दूध पिला रही हो बच्चे को, फिर उसकी विटामिन की ज़रूरियात ज़्यादा होती हैं। लेकिन मेरे जैसा बंदा जो डेस्क वर्क करता है और बैठ के, बिल्कुल उसमें ना सिर्फ कि कैलोरीज कंट्रोल होनी चाहिए, विटामिन भी कंट्रोल होने चाहिए। और 1985 से मुख्तलिफ ट्रायल्स हुए जिसके अंदर बार बार ये नजर आया कि विटामिन जो सिंथेटिक मसनूई मल्टीविटामिन है, इनके इस्तेमाल से नंबर 1 फ़ायदा कोई नहीं हो रहा, नंबर 2 नुकसान होने का अंदेशा काफ़ी है, और नंबर 3 कई ट्रायल्स में कैंसर के जो इम्कानात थे वो बढ़ गए। और एक ट्रायल में जिसको मैंने ख़ास तौर पे कोट किया है, 30% तक। अच्छा सर, ये एक्सप्लेन करें जी। जी जी, बढ़ गए, बिल्कुल। ये बताएं कि वाकई इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता, अगर कोई कमी में भी ले रहा हो या अगर अदरवाइज ले रहा है, कमी नहीं है लेकिन वो ले रहे हैं, तो इससे कोई फ़ायदा कोई नहीं है? मुख्तलिफ किस्म के मल्टीविटामिन हैं, कुछ का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। विटामिन सी जो है वो जब आप सिंथेटिक इस्तेमाल करते हैं तो उससे कोई भी भला नहीं होता। अगर आप उसको कुदरती तौर पे इस्तेमाल करें, मसलन सिरका है, विनेगर, तो उससे फ़ायदा है। जो आर्टिफिशियल विटामिन सी है वो बहुत जल्दी डी नेचर हो जाता है, उसके जो तरकीब है, कीमियाई स्ट्रक्चर है, वो ख़राब हो जाता है ज़रा से भी उसको हीट पहुँचे, धूप लगे। तो जब हमारे पास बोतलों में और गोलियों में बंद होके आता है तो उसके अंदर तासीर ख़त्म हो चुकी होती है। लेकिन विटामिन सी हर चीज़ में झोंका जाता है क्योंकि ये एस्कॉर्बिक एसिड है और बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है। ये किसी भी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है। अच्छा। तो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए उनमें धड़ाधड़ विटामिन सी जूस में भी डाला जा रहा है, हर जगह डाला जा रहा है। मुझे और आपको लगता है कि हमारी सेहत का बहुत ख्याल है फूड इंडस्ट्री को, ऐसी कोई बात नहीं। उनको पहले अपनी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ का ख्याल है। और ये जितने प्रिजर्वेटिव्स हम इस्तेमाल करते हैं ना, मैंने अपनी किताब में भी और अपने यूट्यूब चैनल पे भी किलिंग कैंसर काइंडली में इसका बार बार जिक्र किया है कि ये जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये जो खाने को प्रिजर्व करके रखने वाले केमिकल्स हैं, इनसे खाने की शेल्फ लाइफ तो बढ़ जाती है लेकिन इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है, और ये बहुत खतरनाक है। अच्छा, ये बताइए कि अब इसकी जो एक तो विटामिन की गोलियां आपने बता दी, ठीक है, चले इसको आप ना इस्तेमाल करें, इससे कैंसर बढ़ सकता है। जो प्रोटीन शेक्स वगैरह हैं, क्या वो भी यही काम कर रहे होते हैं? उनके अंदर भी प्रिजर्वेटिव्स हैं, उनके अंदर भी एडिशनल विटामिन डाले जाते हैं, उनके अंदर दूध का पाउडर डाला जाता है, वे प्रोटीन, और दूध के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि दूध का मकसद ये है कि एक बछड़े को भैंसा बनाना है। तो जाहिर है एक बच्चे को बड़ा बनाना है, बड़ा इंसान बनाना है, तो उसके लिए ग्रोथ फैक्टर बहुत है। अब यहाँ मसला यह है कि हमारे जिस्म में कैंसर सेल पैदा होते रहते हैं लेकिन जिस्म उन्हें मार देता है। अब अगर उन कैंसर सेलों को बेतहाशा ग़िज़ा, विटामिन, ग्रोथ फैक्टर दिए जा रहे हैं, धड़ाधड़ प्रोटीन दिए जा रहे हैं और हम उनको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो वो कैंसर सेल तेज़ी से बढ़ते हैं और जिस्म का जो दिफाई निज़ाम है कैंसर को मारने वाला, वो अपनी सलाहियत, अपनी लिमिट को पहुंच जाता है और कैंसर सेल की तादाद उससे बढ़ती है। तो जब जिस्म के कैंसर सेल मारने की जो निज़ाम है उसकी सलाहियत कम हो जाए और कैंसर सेल ज़्यादा हो जाए तो फिर कैंसर बच जाता है। और इसी वजह से कैंसर ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है आजकल की दुनिया में। हम मखलूक है अल्लाह की बनाई हुई जिसने खुराक की कसरत से बीमारियां पैदा कर दी, मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज़ और इसके अलावा कैंसर के बढ़ के हुए इम्कानात। बाकी दरिंदों, परिंदों, चौपायों, आबी मखलूक में आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। इंसान एक ऐसी अजीबोगरीब मखलूक है जिसने इतना ज़्यादा खुराक हासिल कर ली है, इतना ज़्यादा खा लिया कि अब हमें खुराक की कसरत से बीमारियां होनी शुरू हो गई।
सर अब ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे विटामिन हैं जो कि कैंसरस साबित होते हैं या जिनको कि हम ना लें अनलेस कोई बहुत डायर नीड है, मिसाल के तौर पे और कौन से ऐसे हैं जो आराम से कुछ हल्का फुल्का लिए जा सकते हैं? हल्का, क्योंकि विटामिन डी के बारे में कहते हैं कि किसी में नहीं जमा होती और जाहिर है वो सूरज से भी उस तरह से लोगों को अब आजकल नहीं मिलती, तो वो तो बड़ा आम है लोगों को कह देना डॉक्टर्स का कि इंजेक्शन पी लिया करें। तो बताइए सर। अच्छा शिफा, पहली बात तो ये है कि सूरज पे खामखा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। सूरज अभी भी विटामिन डी बनाने को तैयार है, लेकिन हमारे लोगों का रंग जो है ना वो थोड़ा सांवला जाता है हम बाहर निकलें तो। हमारे लोग धूप में निकलते नहीं। सर यूवी रेज भी तो खतरनाक है। हाँ बिल्कुल है, 10 और 2 बजे के दरमियान इस टाइम पे नहीं निकलना चाहिए। उसके अलावा बल्कि कुछ लोग कहते हैं 3-4 बजे तक भी एहतियात कर लें, लेकिन उसके अलावा सुबह सवेरे फजर के बाद 9-10 बजे तक शाम को धूप में निकलना। और हम अगर निकलते भी हैं तो अब हमारी ख्वातीन और हजरात भी शायद इतनी ज़्यादा वो लगाते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं कि बेचारा सूरज कोशिश के बावजूद आपके स्किन में विटामिन डी नहीं बना पाता। विटामिन डी के ज़्यादा मिकदार होना बहुत नुकसानदेह है। हाइपर विटामिनोसिस डी इज़ वेरी डेंजरस। और मैं हर एक को ये कहता हूँ, मैंने कई ऐसे मरीज पाकिस्तान में देखे हैं जिनके कैल्शियम लेवल बढ़ गए, विटामिन डी लेवल बढ़ गए, वो सप्लीमेंट खाए जा रहे हैं। डॉक्टर कहता है कोई ज़रूरत नहीं जी टेस्ट करने की, बस खा लें विटामिन डी। वो अपनी फीस तो कम नहीं करेगा, आपके टेस्ट के पैसे इसलिए बचा रहा है कि उसकी लेबोरेटरी से हो नहीं रहे। आप विटामिन डी लेवल चेक करवाएं, अगर कम है तो उसकी मुनासिबत से विटामिन डी सप्लीमेंट लें, और जब वो कमी पूरी हो जाए तो छोड़ दें, फिर खुराक से उसको पूरा करें। दुनिया में सबसे ज़्यादा विटामिन डी की कमी इस वक्त सऊदी अरेबिया में है। वहाँ के लोग सिर्फ रात को बाहर निकलते हैं गर्मी की वजह से, और एयर कंडीशन कार्स में बैठे रहते हैं दिन को, एयर कंडीशन ऑफिसेज में बैठते हैं। तो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है जिससे विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी जो है उसके ऊपर जो अभी तक ट्रायल किया उसमें ना इसका कोई फायदा नजर आया है और ना ही इससे कैंसर के मामले में कोई नुकसान नजर आया है, लेकिन इससे हाइपर विटामिनोसिस डी, गुर्दों, जिगर के नुकसानात और जहनी नशोनुमा पे फर्क देखा गया है। अब मल्टी विटामिन जो है ना उसमें हर किस्म का विटामिन झोंका होता है। आप विटामिन डी की बात करते हो, आपका कुकिंग ऑयल ऑलरेडी फोर्टिफाइड है, उसमें विटामिन डी डला हुआ है। आपके आटे में ऑलरेडी विटामिन बी, आयरन, थायामीन डला है। आपके सॉल्ट के अंदर ऑलरेडी आयोडीन और बाकी चीज़ें ऐड की गई हैं। तो जो हम खुराकें खा रहे हैं, आप जूस पी रहे हैं तो उसमें भी उन्होंने विटामिन डाले हैं, विटामिन सी वाफर डाला है क्योंकि प्रिजर्वेटिव है। तो विटामिन की गोलियां खाए बगैर भी मेरी और आपकी डाइट में इतने ज़्यादा सिंथेटिक मल्टीविटामिन्स हैं कि उसके ऊपर मज़ीद गोलियां लेना जो है ना वो जिस्म में उनकी मिकदार को बहुत बढ़ा देता है। मैंने तो ऐसे ऐसे ड्रिंक्स देखे हैं जिनमें आपकी योमिया जो मिकदार चाहिए विटामिन की, रिक्वायर्ड डेली अलाउंस, उससे 500 से 1000 गुना ज़्यादा विटामिन डाले गए, और ये आपके कैंसर के सेल्स को बढ़ने में मदद देती है। जी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। हमारे साथ डॉक्टर मुनीब खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फा लेते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं पाकिस्तानी टैलेंट की, और एक बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंटेड इंडिविजुअल से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। ये है जी मोहम्मद अयूब साहब, जो कि व्हील चेयर टेनिस के माहिर हैं। बड़े गैर मामूली कारनामे इन्होंने सर अंजाम दिए हैं और बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट्स में ख़ुद को मनवाया है, और कराची से इनका ताल्लुक़ है और कैंटोनमेंट बोर्ड में मुलाजमत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये व्हील चेयर टेनिस के बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल हैं। और बड़ी बात यह है कि ये ऐसे ही दूसरे खिलाड़ियों के लिए जिनको व्हील चेयर पर टेनिस खेलनी होती है व्हील चेयर भी बनाते भी हैं। क्या बात है जी। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अयूब साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो अगर थोड़ा सा आप हमें गाइड कर दें कि आप व्हील चेयर पर कब और किस तरह आए, थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड पता चल जाए हमें। जी बिल्कुल। मैं जब मैं जब मेहरान स्कूल में पढ़ता था मीरपुर खास के अंदर, तो वहाँ पर मैं व्हीलचेयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। व्हीलचेयर मतलब हम लोग स्कूल में इसी तरह से फ्लोरिंग करते हुए चलते रहते थे। फिर उसके बाद हमें जब आज से हमें पता चला कि व्हीलचेयर के ऊपर मूविंग होती है, मूव किया जाता है, तो फिर हमने व्हीलचेयर को मतलब यूज़ करना स्टार्ट किया।
फिर व्हील चेयर को यूज़ करने के बाद फिर हमने जब स्पोर्ट्स में एंट्री करी, स्पोर्ट्स तो मैं 91 से खेलता हुआ आ रहा हूँ। फिर उसके बाद हमने 2000 में इसको प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया व्हील चेयर के ऊपर। व्हील चेयर के ऊपर क्रिकेट को हमने स्टार्ट किया था व्हील चेयर के ऊपर। तो फिर उसके बाद हमारी ये व्हील चेयर चलाने की फिर क्रिकेट से आप टेनिस की तरफ आए, और टेनिस में आप कौन कौन से मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं, क्या क्या जीता है आपने? जी बिल्कुल, डोमेस्टिक टूर्नामेंट तो कराची के पाकिस्तान के जो टूर्नामेंट्स है उसमें काफ़ी टूर्नामेंट्स में मैंने हिस्से लिए हैं और काफ़ी मैंने विन किए हैं टूर्नामेंट्स। इसके अलावा अभी मैं हाईली में पिछले साल थाईलैंड जाके आया हूँ, एशियन उसमें थाईलैंड के टूर्नामेंट खेलने गया था। अच्छा, टेनिस का ही। जी क्या बात है, जबरदस्त। और अच्छा ये बताएं कि दोनों खेलों में ज्यादा अच्छा आपको, ज़ाहिर टेनिस तो आप खेल रहे हैं, जीत रहे हैं, लेकिन क्रिकेट भी आपने खेला, दोनों में से मुश्किल कौन सी लगी चीज? मुश्किल ये टेनिस है, क्योंकि टेनिस में एक मतलब कंटिन्यू उसको रनिंग करनी होती है, व्हीलचेयर को मूव करना होता है और उसमें हाजिर दिमाग एनी टाइम रखना होता है। क्रिकेट में तो इस तरह जब बॉल आएगा तो उसी के पीछे वो प्लेयर फील्डर भाग सकता है, लेकिन इसके टेनिस में तो सिर्फ 2 प्लेयर होते हैं सामने और मैं, तो उसी हिसाब से फिर खेलना पड़ता है। तो मुझे टेनिस मुश्किल लगी है। तो बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं उसकी तरफ के आप लोगों को अपने जैसे जिनको ज़रूरत होती है उनके लिए स्पेशल व्हील चेयर्स बनाते हैं और फराहम करते हैं। ये तो क्या स्पेशल व्हील चेयर क्या होती है? हाँ। क्योंकि क्या टेनिस खेलने के लिए कोई स्पेशल व्हील चेयर होती है? आम व्हील चेयर और टेनिस व्हील चेयर में कोई फ़र्क होता है क्या? जी बिल्कुल, ये जो टेनिस की व्हीलचेयर होती है इसके व्हील जो बड़े वाले होते हैं वो थोड़े से टेपर में होते हैं, मूव थोड़े से टेढ़े किए जाते हैं ताकि वो व्हीलचेयर गिरे नहीं। इसका एक स्पेशल एक व्हील पीछे होता है, 2 व्हील आगे लगाए जाते हैं, यानी कि टोटल 5 या 6 व्हील पे ये व्हीलचेयर तैयार होती है। इसमें व्हीलचेयर गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो एक नॉर्मल व्हीलचेयर होती है वो मतलब मूव करने में वो गिर सकती है, इसी वजह से इसको स्पेशल व्हीलचेयर टेनिस के स्पेशल तरीके से तैयार की जाती है इसको। तो ये आप किस तरह बनाते हैं और ये क्या कोई एक स्पेसिफिक मॉडल है जिसको देख के बनाया जाता है? जी बिल्कुल, माशाल्लाह गूगल के ऊपर काफ़ी ऐसे सैंपल मौजूद हैं जिनको हम देख के व्हीलचेयर बना सकते हैं। तो फिर मैंने एक डिज़ाइन किया था अपने हिसाब से, एक मुझे डिज़ाइन नज़र आया था तो उसको मैं देखते हुए अपने लिए एक व्हीलचेयर डिज़ाइन की थी। फिर वो व्हीलचेयर तो वैसे मैनुअल थी, लेकिन स्पोर्ट्स के सिर्फ क्रिकेट के हवाले से वो परफेक्ट थी, टेनिस उस पर नहीं खेली जा सकती थी। फिर मैंने वो अपने लिए बनाई थी व्हीलचेयर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने कहा कि टेनिस, जब मेरा टेनिस से ताल्लुक जोड़ा तो फिर मैंने टेनिस के लिए व्हीलचेयर मैंने देखी, क्योंकि चाइना से व्हीलचेयर आई हुई थी, चाइना से व्हीलचेयर हमने इंपोर्ट करवाई थी, उसी का ही एक सैंपल तैयार करना था, जो कि जी खालिद रहमानी साहब जो कि टेनिस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया, मुझे कहा था कि ये आप व्हीलचेयर तैयार कर सकते हैं। मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल मैं ये व्हीलचेयर तैयार कर सकता हूँ। तो फिर मैंने वो व्हीलचेयर उसी बिल्कुल सेम वही डिज़ाइन मैंने तैयार किया है। तो माशाल्लाह काफ़ी प्रमोट किया उसी डिज़ाइन का। फिर इसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता मैं व्हीलचेयर तैयार कर रहा हूँ। इस डिज़ाइन के अलावा अगर किसी की और कोई स्पेशल नीड हो व्हीलचेयर से तो वो भी आप उनको बना के देते हैं, या बस इसी खास डिज़ाइन पर ही आप व्हीलचेयर बनाते हैं? नहीं, व्हीलचेयर में कोई भी डिज़ाइन हो मैं इंशाल्लाह कंप्लीट कर देता हूँ, बना देता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। और इसके अलावा जिसकी जो नीड होती है उस हिसाब से उसको तैयार की जाती है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि लोग आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर उन्हें खेलों की तरफ जाना और ये स्पेशल व्हीलचेयर की ज़रूरत हो? जी बिल्कुल, अगर मुझसे रब्ता करना चाहे तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं आपको दे देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर भी मैं आपको दे देता हूँ। और इसके अलावा मेरा फेसबुक है, मोहम्मद अयूब खान के नाम से फेसबुक आईडी है, उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, सही। और अब आप ज़रा जो काम कर रहे हैं जिन लोगों के लिए जिनसे आपने जिन्होंने आपसे व्हीलचेयर्स बनवाई ली, थोड़ा सा उसमें ही बताइए कि क्या वो लोग, मतलब उनकी नीड्स क्या होती हैं और लोगों को ये जो नॉर्मल व्हीलचेयर्स हैं उसके बजाय स्पेशल व्हीलचेयर्स की तरफ क्यों आना चाहिए? किन किन कामों में ये मदद देती है स्पोर्ट्स के अलावा?
देखिए ये जो एक होती है पेशेंट व्हील चेयर, जो कि मतलब उसके हैंडल्स वगैरह काफ़ी ऊंचे होते हैं, जो उसको चलाने में काफ़ी परेशानी होती है, जिससे जो उसके हैंडल्स होते हैं उसमें ये कंधों के अंदर दर्द होता है, उसमें चोट, मतलब वो जब व्हील चेयर मूव करते हैं तो वो ये टकरा रहे होते हैं डंडों से। तो फिर इसलिए उसका ये डिज़ाइन इसलिए किया गया था कि ये किसी को तकलीफ़ ना हो। तो ये स्पोर्ट्स में ज़्यादा काम आती है, स्पोर्ट्स के साथ साथ इसको वैसे नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है कि किसी को कोई प्रॉब्लम, चलाने में प्रॉब्लम हो किसी को, तो ये इसीलिए ये डिज़ाइन की गई है। बिल्कुल ठीक है जी, ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जी। टेनिस भी खेल रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, व्हीलचेयर डिज़ाइन भी कर रहे हैं। इसको कहते हैं माशरे के लिए रोशन मिसाल, मल्टी टैलेंटेड और मल्टीपर्पज़। माशाल्लाह जी, थैंक यू। मोहम्मद अयूब साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, और लोगों के लिए मिसाल है। बहुत सारे लोग अपने आप को बस यूं ही समझते हैं कि बस अब तो हम तो नाकारा हो गए, हम तो कुछ नहीं कर सकते, वो बेसिकली खुद को खुद जाया कर रहे होते हैं। ऐसे लोग मिसाल बनते हैं दुनिया के लिए। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग वो वीडियो सामने आई है भाई, वो अगर आप कहें तो मैं आपको दिखाऊं भाई। एक साहब हैं, उन्होंने बड़ा एक कमाल किया है, और वो कमाल क्या है, वो कमाल वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, वो वीडियो है जी ब्रायन ग्रिप। ब्रायन ग्रिप एक साहब है, वो ब्रायन ग्रिप साहब जो है, उन्होंने एक काम किया, स्केटिंग, नॉर्मली जो स्केटिंग करते हैं, ठीक है, तो लेकिन खातून भी करती थी ना, वो जो हाँ ठीक है, लेकिन उन्होंने दुबई में इन्फिनिटी पूल है, वहां पर किया ये काम, और उसके बाद उन्होंने उधर से छलांग लगाई, 77वीं मंजिल से छलांग लगा दी। सही बता रहा हूँ मैं, इंस्पायर हूँ ऐसी शख्सियत से। मैं क्यों इंस्पायर हूँ, क्यों खामखा छलांग लगाऊं, बताएं। उन्होंने आप तो चाहते यही है, पैराशूट पहन के छलांग लगाई थी। अच्छा, okay। ये मुजाहरा देखें जरा, वीडियो देखें, ये क्या किया है उन्होंने। ये आए और ये छलांग लगाई, और ये जो छलांग लगाई है इन्होंने, अब देखें कि ये किस तरीके से ये जरा घूमते घामते हुए, ये देखें, ये 77वीं मंजिल से बेसिकली ये इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है। 294 मीटर बुलंदी पर वाक़े इन्फिनिटी पूल में इन्होंने पहले स्केटिंग की, और स्केटिंग के बाद फिर इन्होंने छलांग लगाई है। तो ये ऐसे पहला मुजाहरा हुआ है ये दुनिया में, दूसरा भी कर सकते हैं वैसे। बड़ी ट्रेनिंग चाहिए होगी। हाँ, वो ट्रेनिंग चाहिए होगी। और ये पानी पे तो जो उन्होंने वो चला दिया ना, जो अपना स्केटिंग टाइप चीज, हाँ, तो असल तो कहानी वो भी कोई कम चीज नहीं है जो ये जबरदस्त काम किया। ये देखे ना कितना खूबसूरती से। एक और जगह भी बड़ा जबरदस्त काम हुआ है। क्या तो हुआ है, एक और जगह भी ऐसा काम हुआ है कि तालियां वही उस कौम के क्या हुआ भारत में हुआ है वो काम। और भारतीय रियासत है तमिलनाडु, उनका शहर है चेन्नई, ठीक है, और चेन्नई में शदीद बारिशें हुई हैं। हाँ, बेचारे बड़े मफलूज हो गए वहाँ पर। जी, वहाँ पर एयरपोर्ट पर मुतादिद परवाजें मनसूख हो गई हैं। शहर को समुद्री तूफान जो है मेचोंग के टकराने से कबल शदीद बारिशों का सामना है, और मेचोंग के बारे में बड़ी वहाँ पर वार्निंग्स भी दी जा रही थी कि भाई ये शहर को टकरा जाएगा और लोग जो है वो अपना ख्याल रखें। सड़कें ज़ेरे आब आ गई हैं, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई है, बस स्टेशन में पानी जमा हो गया है, अंडरग्राउंड जो सिलसिले थे, जो भी जगह थी, बस स्टॉप्स वगैरह, उधर पानी आ गया है। उसी तरह चेन्नई एयरपोर्ट में पानी दाखिल होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जहाज डूबे हुए, वो जो स्टेयर्स होती हैं वो डूबी हुई, और शहरियों को घरों में रहने की हिदायत कर दी गई है भारत में, चेन्नई के शहर में। अच्छा। और बड़ी सीरियस वहाँ पर फ्लडिंग की सिचुएशन जो है, अर्बन फ्लडिंग इसको हम कहेंगे, और ये एक सूरत हाल वहाँ पर डेवलप कर गई है। तो ये अल्लाह खैर करे। ये देखें ना, वही मौसमियाती तब्दीलियाँ और उनके बायस होने वाले नुकसान। बिल्कुल। और अभी COP28 हुआ है, अब पता नहीं उसमें पता चलेगा। फंड तो कायम किया, पैसे वैसे तो जमा कर रहे हैं, लेकिन देखो सब दुनिया बर्बाद करने के बाद आप पैसे ले आए, क्या फायदा। बिल्कुल। अच्छा, चले मैं आपको एक और खातून से मिलवाता हूँ। ये खातून की जरा तस्वीर देखें, चाइना की खातून आपके सामने मैं जेरे नजर है। ये खातून, इनकी मैंने जो है वीडियो देखी। आप बताएं इन खातून की खास बात क्या है। ये चाइना के एक रेस्टोरेंट में ये जो है ये काम करती है। अच्छा, काम करती है, चाइना के रेस्टोरेंट में काम करती है। तो इन खातून की वीडियो देखें और बताएं कि इनमें क्या खास बात आपको नजर आ रही है। कोई आपको लग रहा है कि कोई यूनिक बात ये इतनी अकड़ी हुई क्यों है? ओह, रोबोट तो नहीं है? जी वेट्रेस है जी। ये जो हाथ इन्होंने किया, हाँ, क्या बात है। काम पूरा कर रही है। मैडम का नाम क्या है? नाम तो बताएं। ये देखें, ये मैडम जो है इन दिनों तकरीबन ये चाइना में जो है वो काम कर रही हैं। अच्छा। और इनका नाम ये बेसिकली एंड्रॉयड वो है, क्या नाम है, एंड्रॉयड वेट्रेस। ओके, ठीक है जी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये रोबोट है, और चाइना के एक रेस्टोरेंट में ये है वेट्रेस के तौर पे ये काम कर रही हैं। बिल्कुल रोबोट है, नहीं है, लेकिन बड़ा सफाई से बनाया गया है इनका जो सारा चेहरा वगैरह। अब आपको पता चल गया ये रोबोट है, ये रोबोट नहीं है।
ये असल में ये खातून है, ये ऐसे एंटरटेनमेंट करती हैं लोगों के लिए। अच्छा, यूं करके। जी। ओ अच्छा, ये आखिर में कैमरे को देख के हाथ हिला रही हैं। जी, ये असल जो है वो इंसान है। ये जोंगकिंग शहर है, वहाँ का एक रेस्टोरेंट है, उनका नाम है जी मिस्किन। उन्होंने अपनी बिल्कुल रोबोटिक टाइप की जो सारी हरकतें हैं उससे लोगों को महसूस किया हुआ। यार ये मजेदार ऐसा देखें, समझ में नहीं आता आपको। आप चीनियों को देख के तो वैसे समझ नहीं आता कि भाई रोबोट है, कि इतनी परफेक्शन के साथ उन्होंने वो चेहरे उनके बनाए होते हैं और जिस तरह से वो रोबोट। चाइना में तो सबके चेहरे लगते भी एक जैसे है ना। वो कैसे पहचानते हैं वैसे? नहीं, वो एक शौहर गुम गया एक औरत का, वो तो बेचारी ढूंढ के परेशान हो गए। यार कैसे ढूंढूं, सब एक जैसे दिखते हैं। सही बात है वैसे। लेकिन ये देखें, ये दिखती रोबोट जैसी है, हरकतें इनकी रोबोट जैसी है, लेकिन है ये इंसान। ठीक है जी। तो ये कहीं रोबोट से इंसान तक, कहीं इंसान से रोबोट तक, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थैंक यू जी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।